नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास कसब भाग 10। यद्यपि पशु बल को निर्धन के शोषण का प्रतीक ठहराकर इस कृति को प्रगतिशील साहित्य के अंतर्गत लाया जा सकता है, तथापि लेखक की यह तटस्थ भंगिमा और बलि के पशु को पूजने और उससे क्षमा मांगे जाने के प्रसंगों पर उसका अतिरिक्त आग्रह मार्क्सवादी चिंतक को लेखक की नियत के विषय में शंकालु होने का पर्याप्त आधार देता है। कहीं लेखक यह तो नहीं कहना चाहता कि सारा मानव जीवन और कुछ नहीं बलि का अनुष्ठान है, जिसमें लोग बहुत ही सदैव रूप से क्रूर अथवा क्रूर से सदैव होते हुए एक दूसरे से कहते हैं कि तुम एक उच्चतर सत्ता के लिए हमें अपना वध करने दो, इसमें तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और हमें हमारी संतान को इस मृत्युलोक में आयु आरोग्य और ऐश्वर्य। हमने खड्ग से प्रार्थना कर रखी है कि तुम्हारे छेदन में शीघ्रता करे, इसलिए तुम्हें जरा भी कष्ट नहीं होगा। उच्चतर सत्ता का नाम जो भी रख लो, ओम ही हिल हिल किली किल किली के स्थान पर जो भी और मंत्र बना लो, यह सदैव क्रूरता, यह क्रूर दया सनातन है। कदाचित ऐसा कहना चाहता है लेखक, किंतु छाग बलि के वर्णन में जुटे हुए उसके छोटे तीखे वाक्य सूक्ष्म से सूक्ष्म दार्शनिक जाल की पकड़ में आते नहीं। उपन्यास के उत्तरार्ध में एक कौतुकपूर्ण घुमाव तक प्रस्तुत होता है, जब छाग बलि देने वाला अमीर स्वयं अगली सुबह दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। वही अमीर गरीब जो बलि अनुष्ठान में साथ थे, अब एक मुर्दा फूकने में साझीदार बनते हैं। लेखक दाह संस्कार का भी अत्यंत तटस्थ भाव से वर्णन करता है। मुर्दा फूक कर लौटे लोगों के आग तापने और नींबू खाने के अनुष्ठान के वर्णन के साथ उपन्यास समाप्त होता है। कोई आश्चर्य नहीं तो इस उपन्यास पर डीडी के प्रगतिशील मित्रों प्रशंसकों में बहुत विवाद हुआ। कुछ विद्वानों ने, जो प्रगतिशील साहित्य में आधुनिकता लाने के लिए लालायित थे, इस कृति की प्रशंसा की, किंतु अन्य विद्वानों ने इसे हास्योन्मुख ठहराया। जो हो, यहाँ इस कृति की विस्तृत समीक्षा अभिष्ट नहीं। इतना इंगित करना है कि इस उपन्यास ने ध्यान खींचा था, और अगर डीडी लिखता ही रहता तो आज मुझे इतना कहने की भी आवश्यकता न पड़ती। कृति का उल्लेख वर्तमान कथानक में इसलिए भी अनिवार्य हुआ है कि वह मारगाट को समर्पित है। इसकी 3 टंकित प्रतियों में से एक नायक ने तुरंत नायिका को भेज दी थी। साथ ही शास्त्री जी के नाम एक पत्र भी था, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था कि वह डीडी के कारण अपनी पुत्री को दंडित न करें। डीडी समझ सकता है कि पुत्री को पिता के स्नेह की कितनी आवश्यकता है। वह दोषी है शास्त्री परिवार की सुख शांति भंग करने का, और यद्यपि यह अपराध अक्षम्य है, तथापि वह विनती करना चाहता है कि शास्त्री जी उसे क्षमा कर दें। वह अब उन्हें या उनकी पुत्री को परेशान नहीं करेगा। समाज में जो बदनामी हो गई वह चिंत्य है। उसे दूर करने के लिए डीडी काश कुछ कर सकने योग्य होता। डीडी को विश्वास है कि समय के साथ यह बात दब जाएगी और सब तरह से समर्थ शास्त्री परिवार अपनी पुत्री का कहीं अच्छा रिश्ता कर सकेगा। उसी दिन डीडी ने एक और पत्र गुलनार को लिखा कि पिछले पत्र का उत्तर न पाकर मैं चिंतित हूँ। मेरा यहाँ कुछ भी बनता नजर नहीं आ रहा है। मैंने एक उपन्यास जरूर किया है, लेकिन मैं अपनी बात साहित्य के नहीं सिनेमा के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और उसकी यहाँ दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। जैसा भी हो मुझे बुला लो। शास्त्री जी का उत्तर उससे तुरंत प्राप्त हुआ। उसमें लिखा गया कि सारे कांड में असली अपराधी मैं हूँ। अपनी पुत्री का मन समझने और रखने का दायित्व तो मेरा था, मुझसे ही उसमें चूक हो गई। तुम अपने मन में किसी प्रकार की ग्लानि मत लाओ। अब मैंने सारी बात आयुष्मती मैत्री पर छोड़ दी है। उसका आग्रह है कि मैं तुम्हें यहाँ आमंत्रित करूँ, सो मैं कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम यहाँ आकर मुझे और मेरी पुत्री को अनुग्रहित करोगे। तुम्हारा उपन्यास मैं पढ़ चुका हूँ, या यूँ कहूँ मैत्रेयी को पढ़ा चुका हूँ। यहाँ आओगे तब इसके विषय में बातें होंगी। इसके ही नहीं, तुम्हारे समस्त पत्रों के विषय में भी, जो मैंने सहेज कर रख छोड़े थे कि कभी सुविधा से उन पर तुमसे विवाद किया जाए। अपने आगमन की तिथि सूचित करो ताकि तुम्हारे स्वागत का समुचित प्रबंध किया जाए। इस पत्र के मिलने के महीने भर बाद डीडी ने दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़ी। उसकी यूनिट वाले एक सेट पूरा कर चुके थे, दूसरे पर जाने वाले थे। बीच के अवकाश में वह आ गया था। उसके लिए संभव न हुआ कि दिल्ली में हफ्ते 10 दिन रुका रहे, जैसा कि शास्त्री जी और उनकी बेटी चाहते थे। वह 4 दिन वहाँ रहा। ये 4 दिन उसके जीवन के चांदनी के दिन माने जा सकते हैं, लेकिन इनके विषय में उसे ब्योरेवार कुछ भी याद नहीं रह गया है। बिंबो की एक फिरकनी सी घूमती है उसके सामने जब वह इस दिल्ली प्रवास का स्मरण करने बैठता है। बिंबो की यह फिरकनी और उसके पीछे भारतीय शास्त्रीय संगीत। नायिका उन दिनों नायक को बताना चाहती थी कि मैं भी कलाकार बन रही हूँ, और इस उद्देश्य से अक्सर गाती थी, या कदाचित इसे यूँ कहना चाहिए कि वह इतनी आह्लादित थी कि गाए बिना उससे रहा नहीं जाता था। अलग अलग तर्क के अनुसार अलग अलग वक्तव्य बनते हैं।
जो हो यह प्रसंग है हर तर्क से भारतीय शास्त्रीय संगीत पर घूमती बिंबों की फिरकिनी का ही प्रसंग है। नायिका औलाद में है। नायिका के पिताश्री को यह प्रतीति हो रही कि घाव भर जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा बाबा विश्वनाथ की कृपा से। नायिका की माता अपनी रुग्ण शैया पर उठ बैठते हुए सिर पर पल्ला लेते हुए दृष्टि थोड़ी थोड़ी मिलाते हुए बतिया रही हैं। किंचित औपचारिक कुमाऊनी में एक लंबे से लड़के से रसभात पसंद है कि डुबके बनवा दे। नींद ठीक आई, बेबी परेशान तो नहीं कर रही है और सुखी हो रही है कि प्रस्तावित घर जमाई सीधा है, अल्प संतोषी है और खा पी कर जरा शरीर पर जाए तो भव्य व्यक्ति वाला भी विष्णु स्वरूप। नायक भी प्रसन्न है। वह आत्मीयता और संपन्नता के इस उच्च मध्यम वर्गीय नागर दुर्ग में घुस गया है। अंततः वह इस लड़की का प्यार पा जो गया है। अंततः सब कुछ अपनी शर्तों पर बिना झुके, किंतु कहीं यह चेतना शेष है उसमें कि यह शत्रुओं का दुर्ग है। विजित है उसके द्वारा, किंतु है शत्रुओं का ही। यहाँ जो कुछ है प्रतिपक्ष है, प्रेमिका भी, इसलिए कुछ संकुचित है उसका मन। अकारण सी गलत सलत सी तुनक मिजाजी अथवा अतिशय औपचारिक विनम्रता प्रदर्शित कर रहा है, जिस पर नायिका को हंसी आ रही है। जो हो वह इतना प्रसन्न तो है ही कि नायिका के इस तरह खिलखिलाकर हंसने पर अथवा उसके तुकने की ज्यों की त्यों नकल उतार देने पर नाक और होठों के बीच कहीं थोड़ा मुस्कुराए और नायिका की चोटी पकड़ ले अथवा कान खींच दे। नहीं, वह इतना नहीं तुनक रहा है कि नाराज होकर कदम पटकता बहिर्गमन कर जाए। बिंबों की फिरकनी है, तेज तेज घूमते हैं बिंब संगीत के साथ और एक दूसरे में खोने से लगते हैं। इतनी अल्प अवधि तक टिकता है बिंब विशेष की उसकी विशिष्टता का चेतन स्तर पर कोई बोध नहीं हो पाता। बोध रह जाता है अनुभवकर्ता के रूप में अपने कहीं न रह जाने का। बोध रह जाता है उस सर्वभक्षी संगीत का जो न तेरा है न मेरा। हिंदी सिनेमा के आलोचक इस बात से खिन्न है कि हमारे दिग्दर्शक प्रेमी प्रेमिकाओं को वृक्षों की परिक्रमा में दौड़ते हुए नाचते गाते दिखाते हैं। इसे मेरे सर्वथा सठिया जाने का लक्षण मान लीजिए कि मैं यह मानने लगा हूँ कि नाचे बजाए उछले कूदे मारे पीटे दौड़े भागे बगैर मनोयोगी की खाटी अभिव्यक्ति असंभव है। अब यहीं देखिए ना, इस फिरकनी में कुछ चौखटे ऐसे हैं जिनमें शास्त्री जी और डीडी का दार्शनिक प्रश्नों पर शास्त्रार्थ अंकित है। इस शास्त्रार्थ को सुनकर क्या हमें नायक नायिका का प्रेम समझने में कोई सहायता मिलेगी? इस बहस में डीडी यह कह रहा है कि देवता को कुछ ही समय के लिए बुलाना, कुछ ही समय के लिए अपने को देव तुल्य मानना और फिर स्वधर्म में लौट आना, यह परले दर्जे की बेईमानी है। पूजा करते समय महान और फिर वही कमीने के कमीने, यह क्या बात हुई? शास्त्री जी यह कह रहे हैं कि यह कमीनापन तो विशेष रूप से तुम जैसे कला साधकों के हितार्थ है। उसे अपने में प्रतिष्ठित करके बैठे ही रह जाओगे तो शून्यता में स्वयं को भी खो जाओगे। शून्यता से कला नहीं उपजती, शून्यता से संसार नहीं चलता। किंतु उसकी कोई प्रतीति ही न हो, तुम्हें कोरा कमीनापन ही हो, तो उसमें भी कला नहीं उपजती, संसार नहीं चलता। तथागत हो जाने से नहीं चलता संसार, उससे तो रुक जाता है उल्टे। किंतु तथाता का लेश मात्र भी आभास न होने से जीवन नर्क हो जाता है। डीडी जानना चाहता है कि स्वर्ग क्यों नहीं बन सकता धरा पर, हर व्यक्ति देवत्व तो क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। अब बताइए, इस तथाता से माथापच्ची करते अथवा तुम कुछ नहीं एक अनाम अभिनेता हो और यह जीवन तुम्हारी एक भूमिका मात्र है, जिसे अच्छी तरह निभाना भी तुम्हारा धर्म है और जिसे मात्र एक भूमिका माने रहना भी तुम्हारा धर्म जैसी स्थापनाओं का विश्लेषण करते हुए इन सिरफिरों की बात से प्रेम कथानक का क्या बनता बिगड़ता है? यह सही है कि डीडी बार बार उच्च स्वर में लानत भेज रहा है अपनों पर, अपने पर आध्यात्मिक प्रागैतिहासिक साम्यवाद को धराशायी कर रहा है भौतिक ऐतिहासिक साम्यवाद से। अगर इससे नायिका का पिता उखड़ रहा हो तो इसे हम कथानक की दृष्टि से महत्वपूर्ण मान सकते हैं, किंतु वह मंद मंद मुस्कुराते हुए ग्रहण कर रहा है नायक का यो कोचित आवेश। वह मानकर चल रहा है कि बालक अपनी ही परंपरा का है। द्वंद्वात्मकता सांख्यिकी हो या हीगल की, है तो लफवाज द्वंद्वात्मकता ही। शास्त्रार्थ करने वाला शास्त्री ही कहा जाए, भले ही उसका शास्त्र मार्क्स मुनि का लिखा हो। शास्त्री जी के अनुसार यह लड़का शास्त्री है, उसका मार्क्सवादी होना एक गौरतर तथ्य है। पिस्तौल ही लेकर आ जाए और सीने पर रखकर कहे बकवास बंद करो, क्रांति हो गई, तो बात दूसरी है। अभी तो शास्त्री ही है और अच्छे लगते हैं शास्त्री जी को शास्त्री। मैं समझता हूँ कि यही उचित है कि हम इन शास्त्रियों की बहस का ध्वन्यालेख मिटवा दें, केवल उनके मुखों का खुलना, उनकी उंगलियों का नाचना, उनके चेहरे पर भावों का आना जाना देखें, बगैर कुछ सुने। वैसे ही जैसे एक कन्याकुमारी जो इनमें से एक शास्त्री की पुत्री और दूसरे की प्रेमिका है, अपने पिता की आराम कुर्सी के पीछे खड़ी हुई देख रही है, आवाज़ों का भाव पकड़ते हुए, आवाज़ों का अर्थ अनसुना करते हुए। यह आवश्यक नहीं कि हम भी उसकी भांति मुस्कुराते रहें, कभी प्रेमी को जीभ दिखाएं और कभी पिता की टोपी से खेलें।
हम चाहें भी तो उसकी तरह अपनी पोर से प्रकट कर नहीं सकते कि मैं इस पुरुष की पुत्री हूँ, उस पुत्री की प्रेमिका और मैं ही हूँ जो इन दोनों को यह मिला रही हूँ। अपनी प्रीति के रसायन से शेष जो भी है शब्द आडंबर हैं। ध्वन्यालेख में शब्द हटाकर संगीत के स्वर में रख दिए जाएं। बहस जारी रहती है। सुबह और शाम की सैर पर सुबह शाम घूमने का नियम है शास्त्री जी का। 2 मील सुबह 2 मील शाम। अगर कभी बाहर न निकल सके तो आंगन या बरामदे में ही घूमते हैं। जिस घर में भी जाते हैं उसका आंगन अथवा बरामदा पहले नाप लेते हैं। यहाँ से वहाँ से यहाँ टहलते हुए कितने चक्कर काटने पर 2 मील होंगे। नई दिल्ली में इन दिनों सौभाग्य से मौसम साफ है। बाहर गए हैं वे तीनों सैर पर। राजधानी की साफ सुथरी अशोक और गुलमोहर के वृक्षों वाली सड़कें नापी हैं उन्होंने। बहस के बीच शास्त्री जी कोई रोचक पौराणिक कथा कोई पंडिताओं सा लतीफ़ा सुनाते रहे हैं और हंसते रहे हैं वे तीनों। ठहाकर हंसते हैं शास्त्री जी। जब भी हंसते हैं और आवश्यक होता है कि आप भी उनकी वय का आदर करते हुए उत्साह से हंसे। कन्या पिता और प्रेमी के मध्य चलती है बहुधा। पिता का हाथ पकड़े ही रहती है और यदा कदा चोरी छिपे पकड़ लेती है प्रेमी का भी हाथ, और पिता इस चोरी को पकड़ लेने के बावजूद अनदेखा करता रहता है। हम उन्हें हमेशा थोड़ा श्रद्धालु दूरी से रखते हैं और यहाँ भी ध्वन्यालेख में शब्द नहीं केवल संगीत के स्वर ही होते हैं। मैं यह सब आपको कुछ वैसे ही दिखाना चाह रहा हूँ जैसे कथानायक अपनी फिल्म में इसे दिखाना चाहता, किंतु मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मेरे समक्ष रखा यह कोरा कागज़ सिनेमा का पर्दा नहीं है। कुछ यही कठिनाई मेरे सामने इन बिंबों के संदर्भ में आती है जिसमें नायक नायिका प्रेमी युगल की भूमिका में एकांत लाभ करते हुए अंकित हैं। प्रेमी जनियों भी बहुत निस्सार बातें करते हैं और यहाँ तो कम से कम नायिका की ओर से निस्सारता पराकाष्ठा पर पहुँची हुई है। प्यार में बच्चों वाली बातें बड़े बड़े कह और कर जाते हैं, किंतु यह नायिका तो वस्तुतः तुतला रही है, मानो वह एक ऐसे बच्चे से बोल रही हो जिसने अभी बोलना सीखा न हो ठीक से। कुची कुची मम्मस जो पिट्टी पिट्टी दुद्दू जैसी शब्दावली से भरे पड़े हैं उसके संवाद। वह कभी नायक की नाक पकड़कर हिलाती है, कभी उसकी आंखें पीछे से आकर मींच लेती है, कभी उसे अपने पीछे दौड़ाती है, कभी उसके पीछे खुद दौड़ पड़ती है, कभी उसका हाथ हाथ में लेकर झुलाती है जोर जोर से और करती जाती है भविष्य की कल्पनाएं। फिर हम वहाँ जाएंगे भाई, फिर हम ऐसा करेंगे भाई, फिर हम वैसा खरीदेंगे, फिर हम। इन कल्पनाओं में ऐसा कुछ भी नहीं जो उल्लेखनीय हो। सुख संतोष की बहुत सामान्य सी घरेलू सी कल्पनाएं हैं। कोई तथ्य अगर संप्रेषित होता है इनसे तो मात्र यही कि एक भविष्य है और उस भविष्य में यह नायिका इस नायिका के अनुसार इस नायक के साथ इस नायक से अभिन्न है। नायक इस सबको ऐसे सुन रहा है जैसे किसी सिर चढ़े किंतु प्यारे बच्चे की बात सुनी जाती है, यह समझते हुए कि वह ना सुनने का अभ्यस्त नहीं है। वह मुस्कुराता है, बीच बीच में मुंह बहुत अविश्वास से मटकाता है, खासकर तब जबकि नायिका अपने को कुशल गृहिणी अथवा सहलेखिका की भूमिका में प्रस्तुत करती है। कुछ बिंबों में वे ऐसे काम करते देखे जा सकते हैं जो मानवीय प्रेम के सामान्य व्यापार हैं। यथा दौड़म भाग के बाद जब पकड़म पकड़ाई हो जाती है तब ये कुछ देर एक दूसरे को घूरते हुए हाँपते हैं और फिर क्षणिक अथवा सुदीर्घ आलिंगन करते हैं। वे एक दूसरे की थाली में से खा लेते हैं, अपनी थाली में से दूसरे को अपने हाथ से खिला देते हैं। वे खासकर नायिका मेज के नीचे एक दूसरे का पाँव अपने पाँव से दबा देते हैं। कभी जब बहुत से लोग साथ बैठे हों कमरे में और बातचीत चल रही हो, वे चोरी से अपलक एक दूसरे को देखते हैं, पकड़े जाते हैं। क्या पशुओं के जोड़ा बैठाने की तरह मानवीय प्यार भी नितांत सुपरिचित व्यापार है? यदि ऐसा है तो किसी के प्रेम करने की, प्रेम में पड़े होने की विशिष्टता क्या है? क्या अंत में वह यही कह सकता है कि भले ही यह अनुभव, यह व्यापार सामान्य हो, मैं अनुपम हूँ और मेरे अनुपम होने से भी अनुपमेय हुआ जा रहा है, किंतु क्या यह नायक अनुपम है, यह नायिका अनुपम है? नायक के व्यवहार की तो सामान्यता तक साधारण है। उस बेचारे को कूची कूची पिट्टी पिट्टी वाले संवाद में अपने बुद्धि कौशल शब्द सामर्थ्य का उपयोग करके विशिष्टता का दावेदार बन सकने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। नायिका अवश्य अपनी धृष्टता के कारण सामान्य छेड़छाड़ को कुछ विशिष्टता प्रदान कर रही है। हर कोई नायिका बैडमिंटन खेलते समय शटल को नायक के खोपड़े पर स्मैश करने के लिए यत्नशील नहीं रहती। न साधारणतः यह देखा गया है कि नायिका गुसलखाने से तौलिया लपेटकर बाहर आए नायक का तौलिया खींचकर भाग जाती हो, और न नायिकाएं, जहाँ तक मुझे जानकारी, अपनी माता से बातें करते प्रेमी को बीच बीच में आकर गुदगुदी ही दी हो। और यह तो मेरे सुनने में कभी नहीं आया कि नायिकाएं नहाते हुए गुसलखाने का दरवाज़ा थोड़ा सा खोलती हैं, अपने गीले चेहरे, गीली बाह की एक उत्तेजक सी झलक दिखाती हैं नायकों को और पूछती हैं पूरी मासूमियत से, वे पर्वत, जंगल, नदी, नाला दिखता है? और जब वासना के हाथों अपना विवेक बेचकर नायक देहरी तक पहुँचते हैं, दरवाज़ा भट से बंद होता है और नायिकाएं भीतर से हंसकर कहती हैं, आहा बड़ी जल्दी। सच मैंने कभी नहीं सुना, किंतु संभव यह सभी सामान्य हो। मैंने इसलिए न सुना कि मैं अध्यापक रहा हूँ और अध्यापकों को इस तरह की बातें सुनाई नहीं जाती।
बाध्य होकर ये बिंब भी हमें लगभग संवाद रहित छोड़ने पड़ते हैं। हम उन्हें देखते हैं, एक दूसरे को हर पोर से हर कोण से देखते हुए और संगीत सुनते हैं। इस फिरकनी में कुछ बिंब ऐसे भी हैं जिनमें नायक नायिका घर के बाहर साथ साथ दिखाए गए हैं। कुछ में वे सड़क पर चल रहे हैं। नायक अपनी सारस चाल में हमेशा एक दो कदम आगे, नायिका अपनी इठलाती दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी सीधी रेखा न मानती हुई चाल में हमेशा कुछ कदम पीछे, उससे धीमे चलने का अनुरोध करती हुई। कुछ में वे फिल्म देख रहे हैं। नायिका अपना सिर नायक के कंधे पर टिकाए हुए है और उसके मन में बार बार कुछ उल जुलूल कह रही है। नायक उसे कभी कभी फिल्म संबंधी अपने तकनीक ज्ञान से चमत्कृत करने का विफल यत्न कर रहा है। अधिकतर बिंबों में नायक अपने उन इलाहाबादी साहित्यिक मित्रों के साथ जिनका पिछले दिनों दुर्भाग्य से दिल्ली वास हो गया है। नायक इन सभी बिंबों में नायिका की उपस्थिति से थोड़ा संकोच में, थोड़ा लजाया सा और चिर आशंकित दिख रहा है। सच तो यह है कि वह नायिका को साहित्यों के समक्ष प्रस्तुत करना ही नहीं चाहता था। उधर नायिका का हट था कि तू जहाँ भी जाएगा मैं साथ जाऊंगी। नायक चाहता था, वचन ले चुका था कि नायिका साहित्यकों के सामने मुंह न खोले और कम से कम हंसे तो हरगिज नहीं। किंतु नायिका थी कि बोलते रहने, हंसते रहने की मानो कसम खाए बैठी थी। नायक के कोहनी मारने या पाँव से दबा देने का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता था। नायक का संकोच कुछ और इसलिए बढ़ गया कि नायिका स्पष्ट ही उसके साहित्यकार मित्रों पर हंस रही थी। वह मानो यह कहना चाह रही थी कि ये सब बड़े बुद्धू हैं, है तो तू भी, लेकिन तू जरा प्यारा बुद्धू है। कहीं भी डीडी और उसके साहित्यिक साथियों में किसी बात पर मतभेद होता तो वह बगैर कुछ समझे जाने नायक का जोरदार समर्थन कर और आहा हा और वाह 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 शैली में अन्य साहित्यकारों को उखाड़ देना चाहती। नायक इसलिए भी खिन्न है कि इन अवसरों पर नायिका अपने पास तमाम और वस्त्र होते हुए भी नायक द्वारा कड़की की हालत में बम्बई से लाए हुई सस्ती सोलापुरी साड़ी ही पहने हैं और ग्राम कथा के पक्षधरों तक ऐसी देहाती साड़ी पहनी लड़की गंवार मालूम हो सकती है। तब तो और भी जब उसे उनकी गांव में छूटी हुई पत्नियों की तरह हाथ नचा नचाकर बात करने की आदत हो। हमें नायिका से कितना भी अनुराग क्यों न हो, साहित्यिक सद्भाव के हित में इन बिंबों को भी संवादहीन रखना होगा। फिरकनी में कुछ बिंब ऐसे भी हैं जिनमें नायक किसी और काम में व्यस्त नायिका को अथवा नायिका किसी और काम में व्यस्त नायक को कुछ उस दृष्टि से बांधे है जिससे माता पिता अपनी योग्य संतान को देखते हैं। कुछ बिंबों में दोनों ही निठल्ले मौन के साझीदार हैं और एक दूसरे को कुछ उस तरह से देख रहे हैं जिस तरह दर्पण में अपने को देखा जाता है। कुछ बिंबों में ये एक प्रकार के परम बौद्धिक निठल्लेपन में पंजे से पंजा फंसाए जोर आजमाई कर रहे हैं, मानो जान रहे हैं कि प्यार बहुत ही प्यारे ढंग से खूंखार भी होता आया है। फिरकनी का अंतिम बिंब है प्लेटफॉर्म से छूटती ट्रेन का। नायक खिड़की से हाथ हिला रहा है। शास्त्री जी लाठी पर वजन डाले खड़े हैं। नायिका हाथ हिला रही है। सहसा वह तेज तेज दौड़ती है नायक के हिलते हाथ की ओर, अंगुलियों से छू लेती है उसकी उंगलियां और कुछ कहती है जो ट्रेन की आवाज़ में खो जाता है। किंतु नायक ने पता नहीं सही या गलत बाँच लिया है उन होठों को। जिलेम्बू, वह भी कह रहा है जिलेम्बू, लेकिन गाड़ी की गड़गड़ाहट में हम न सुन पाते और न अब प्लेटफार्म पर पीछे और पीछे छूटती जाती नायिका। शास्त्री जी चाहते थे कि यह बात डीडी से आमने सामने कहे, समझा कर कहे, किंतु पुत्री ने पिता को इसका अवसर ही नहीं दिया। बाध्य होकर लिखनी पड़ी है यह बात पत्र में। शास्त्री जी का प्रस्ताव है कि चिरंजीव देवी दत्त आगामी सत्र से दिल्ली विश्वविद्यालय में भर्ती हो जाएं और हिंदी में एमए और पीएचडी कर लें। शास्त्री जी समझते हैं कि उसके जैसे मेधावी और ज्ञान पिपासु युवक के लिए बम्बई का सिनेमा जगत सर्वथा अनुपयुक्त कार्य क्षेत्र है। विश्वविद्यालय में पढ़ना और अनंतर पढ़ाना उसके लिए अधिक अनुकूल होगा। शास्त्री जी सूचित करते हैं कि आयुष्मती मैत्रेयी स्वयं को चिरंजीव देवी दत्त से विवाहित मानती है और मैत्रेयी के माता पिता इस युवक को अपनी पुत्री के लिए सर्वथा योग्य वर समझते हैं। इस युवक के सानिध्य में उन्होंने ये जो 4 दिन बिताए हैं वे नितांत सुखद रूप से प्रमाणित कर रहे हैं कि पुत्री की पसंद बहुत ही अच्छी है। इतना सौम्य, सुशील, विनम्र और मेधावी युवक वर्तमान युग में दुर्लभ ही कहा जाएगा। शास्त्री जी चाहते हैं कि पुत्री ने जो मान लिया है वह अब समाज द्वारा भी मान्य हो जाए। उन्हें आशा ही नहीं अपितु विश्वास भी है कि चिरंजीव देवी दत्त आयुष्मती मैत्रेयी से विवाह करने और शास्त्री शास्त्रानी के साथ रहकर उनकी वृद्धावस्था सुखमय बनाने का अनुग्रह करेगा। चिरंजीव देवी दत्त धन्य हुआ शास्त्री जी का शुभ प्रस्ताव पाकर। आयुष्मती मैत्रेयी ने जब भी यह समझा हो कि देवी दत्त उसका है, देवी दत्त ने तो प्रथम साक्षात में ही अंतिम निर्णय कर लिया था कि मैं मैत्रेयी का हूँ। मैत्रेयी को मेरा होना स्वीकार हो भले ही नहीं। चिरंजीव देवी दत्त के लिए इससे अधिक सुखद स्थिति क्या हो सकती है कि आयुष्मती मैत्रेयी ही नहीं, उसके पूज्य माता पिता भी इस अकिंचन को धरा से उठाकर गले लगा रहे हैं। किंतु देवी दत्त जन्म से सदा आश्रित और पालित रहा है। उसका युवा मन अब दूसरों का और अधिक आभारी होने से विदग्धता हो तो पूज्य शास्त्री जी इस दोष को सहज स्वाभाविक माने, अन्यथा नहीं।
चिरंजीव देवी दत्त जानता है कि यह चिरंजीव देवी दत्त का मिथ्या अहंकार ही कहा जाएगा कि वह शीघ्र ही इस योग्य हो जाने की कल्पना कर रहा है कि आयुष्मती मैत्रेयी को अपने ही बूते पर सुखी जीवन प्रदान कर सके। संभव उसकी योजनाएं निष्फल हों। उस स्थिति में थका हारा वह पूज्य शास्त्री जी की शरण में ही आएगा, क्योंकि उस अभागे को इतनी आत्मीयता आज तक किसी से नहीं मिली जितनी इस उद्भट विद्वान से। इस विद्वान के श्री चरणों में बैठकर विद्यार्जन करने का चिरंजीव देवी दत्त के लिए उच्चतम आकर्षण है। कभी उसने कल्पना की थी कि पीएचडी करने और प्राध्यापक बनने की, अब भी यह कल्पना उसे सुखद ही प्रतीत होती है। जिस आयुष्मती मैत्रेयी को चिरंजीव देवी दत्त ने अपरिपक्व व्यवहार के कारण समाज की दृष्टि में कलंकित कर दिया है, उसे विधिवत अपना लेना उसका कर्तव्य है, एक नितांत आवश्यक अनुष्ठान है। हृदय से तो वह उसे कभी का अपना चुका है। आयुष्मती मैत्रेयी धृष्टता के लिए क्षमा चाहता है देवी दत्त। पूज्य शास्त्री जी की ही नहीं, देवी दत्त की कामना की भी अगंजा है। देवी दत्त मात्र यह अनुमति चाहता है कि अपनी कामना की दुहिता को उसकी कामना के अनुरूप जीवन दे सकने का एक यत्न कर देखें। शास्त्री जी पढ़ रहे हैं चिरंजीव देवी दत्त का पत्र और जान रहे हैं कि दूसरों की सलाह पर पुनः मर्मांतक भूल हो गई है। उसने लिखा है वह बम्बई में ही अभी अच्छे धंधे रोजगार की कोशिश करेगा, नहीं हुआ तो यहाँ आ जाएगा। पिता तुम कह रहे हो पुत्री से, पुत्री की माँ से। तुम्हारी पुत्री आश्वस्त है कि वह आएगा और उस पुत्री की व्यवहारिक दुनिया देखी माँ आशंकित है, निःश्वास छोड़ रही है। और तुम उस पत्र को वहीं खुला छोड़कर बाहर चले गए हो कमरे के। उनकी कानों से दूर अब दुखती कमर के दो अशक्त हाथों से सहारा देकर तुम छोड़ रहे हो एक गहन निःश्वास। तुम्हारी पुत्री ढीग आ खड़ी हुई है और कह रही है तुम्हारा हाथ पकड़कर, वह आएगा बाबू, तुम फिक्र मत करना। अच्छा अच्छा कहकर तुम एक गहरी सांस भरते हो और फिर भीतर चले जाते हो, जहाँ तुम्हारी पत्नी उस पत्र को आड़ा तिरछा घुमाते हुए अटक अटक कर पढ़ रही है। और कुछ इतना ही दुर्बोध है उसके लिए जितना कि बीजगणित ही तो है। तुम कहते हो अपने से, मैं, तू और वे का समीकरण। डीडी की सभी योजनाएं निष्फल होती जा रही हैं। मद्रास में एक तमिल फिल्म का हिंदी रूपांतर बनाने में उसे दिग्दर्शक का पद मिल सकता था, नहीं मिला। दिल्ली से 2 सरदार फिल्म निर्माता बनने बम्बई पहुंचे थे और उसने उन्हें अपनी पहचान के लिए अभिनेता से मिलवा दिया था। संभावना थी कि उस अभिनेता को लेकर फिल्म बने और डीडी उसका दिग्दर्शक हो, किंतु यह भी नहीं हुआ। उसे महाराष्ट्र सरकार के फिल्म विभाग में अच्छी नौकरी का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बात आश्वासन से आगे बढ़ी नहीं। और सबसे दुखद बात यह है कि गुलनार ने उसकी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसे प्रतीक्षा है, अब भी कुछ आशा है वहाँ से। उसने एक और पत्र डाल दिया है गुलनार को। साथ ही उसने शास्त्री जी को सूचित कर दिया कि मुझे यहाँ अपना कोई काम बनता नहीं दिखता है, आप वहाँ किसी कॉलेज में मेरे प्रवेश का प्रबंध कर दीजिए, कहीं विलम्ब न हो जाए। संभव हो तो मेरे लिए ट्यूशन का काम भी वहीं कहीं देख रखिए। खैर, वह मैं वहाँ पहुँचकर भी खोज सकता हूँ। प्रेम जब यह चाहने लगी कि मैं अपने प्रिय को एक नए आकार में ढाल दूँ, प्रेम जब यह कल्पना करने लगी कि वह जो मेरा प्रिय है मिट्टी का बना है और मैं उसे मनचाही आकृति दे सकता हूँ, ऐसा या वैसा और फिर ऐसा ही और न ऐसा न वैसा बना बना कर देख सकता हूँ, अलग अलग कोड़ों से और मिट्टी सने हाथों वाले किसी क्षण परम संतोष को प्राप्त हो सकता हूँ, तब प्रेम प्रेम रह जाता है कि नहीं, इस पर शास्त्रार्थ की अपार संभावना है। यहाँ नायिका नायक द्वारा मोती जैसे अक्षरों से भरा हुआ कॉलेज का प्रवेश फॉर्म देख चुकने के बाद बंगले के पीछे झूले पर बैठी हुई ऐसे ही कल्पनाओं में लीन है। उसे पिछली बार यह देखकर खुशी हुई थी कि नायक देव आनंद की तरह बालों में आगे कलगी से नहीं निकालता। इसी तरह की छोटी छोटी खुशियों की एक बड़ी सी लड़ी गूंथ कर वह अपने भविष्य को पहना रही है। शास्त्रार्थ में न पढ़ते हुए भी निवेदन करूँ कि इस प्रेम कथा के विषय में मैं किंचित चिंतित हो उठा हूँ। यूँ मेरे चिंतित होने से सुधीजन चिंतित न हो। दर्शन पढ़ने पढ़ाने में सारा जीवन लगा देने के बावजूद मैं दार्शनिक वैराग्य को प्राप्त नहीं हो सका हूँ। चिराशंका मेरी स्थायी मनस्थिति है। कुछ नहीं तो शाम को घूमने गए और देर तक न लौटे पोते पोतियों के विषय में आशंकित रहने लगा था। इसलिए मेरे योग्य पुत्रों ने मुझे गर्मियाँ बिताने के लिए यहाँ बिनसर भेज दिया है और इस एकांत में जहाँ मुझे मृत्यु के अतिरिक्त और किसी के आने अथवा न आने की आशंका नहीं हो सकती, मैं किसी और सिरफिरे की संस्कृत में लिखी आधुनिक कादम्बरी को नए सिरे से आप सुधीजनों के हित में हिंदी में रचते हुए किन्हीं अनजान युवाओं के कभी बहुत पहले के प्यार के विषय में आशंकित हो उठा हूँ। इतना आशंकित कि मानवीय प्यार का अन्यतम पक्षधर होते हुए भी मैं गुलनार से सहमत होना चाहता हूँ कि मानवीय प्यार और मानवीय जीवन में आधारभूत बैर है। गुलनार ने डीडी से यह उस रात तब कहा था जब उस गुड हेवंस नो ने विश्वास प्रकट किया था कि बेबी के लिए मेरा प्यार अमर सिद्ध होगा। गुलनार का पत्र आ गया है। अंततः बहुत ही लंबा पत्र है, अधिकतर गुलनार के विषय में ही।
गुलनार का इधर कलात्मक कार्यों में पैसा लगाने वाला एक धनाढ्य अमेरिकी पैट इल्फर्ट से संबंध हो गया है। वह उसे पेरिस में एक फिल्म के प्रथम प्रदर्शन के अवसर पर मिला था। दुर्भाग्य कि यह एक रात का चक्कर सिद्ध नहीं हुआ। एक रात का चक्कर कुल मिलाकर संबंध व्यक्तियों के लिए अधिक श्रेयस्कर रहता है। पैट गुलनार से विवाह करना चाहता है। वह भी तलाकशुदा है। गुलनार विवाह के पक्ष में नहीं है। गुलनार के विचार से गुलनार पत्नी की भूमिका में उतनी सफल नहीं है जितनी कि सुसंस्कृत रखैल की। गुलनार पैट के साथ यूरोप भर में घूमती रही थी और उन दोनों ने एक प्रकार से अपना संसार से संबंध काट रखा था। इसलिए गुलनार इस बालक के पत्रों को न पढ़ सकी, न इस बालक के लिए कुछ कर सकी। बालक जीनियस है, इस विषय में गुलनार को कोई संदेह नहीं है। प्रमाण स्वरूप पिछले दिनों अमेरिकी पत्रों में प्रकाशित किसी बीमा कंपनी का एक विज्ञापन काट कर भेज रही है। इस पर ऊपर लिखा है, निसंदेह यह लड़का जीनियस है, और नीचे एक चश्मुद्दीन लड़के का कार्टून बना है। डीडी कृपया गौर करे कि इस लड़के की शक्ल उससे कितनी मिलती है, और अगर उसे तुरंत यह याद न आ रहा हो कि उसकी अपनी शक्ल कैसी है तो आईने तक जाने की ज़रूरत नहीं। गुलनार ने जुहू पर खींचा गया एक चित्र भी साथ में नत्थी कर छोड़ा है, जिसमें डीडी अपना कच्छा और जनेऊ पहने हैं। गुलनार को यह जानकर खुशी हुई कि डीडी ने कोई उपन्यास लिखा है। काश अंग्रेजी में लिखा होता वह भी पढ़ सकती। गुलनार के लिए यह भी संतोष का विषय है कि इस नवयुवक ने पश्चिम जाने का निर्णय कर लिया है। गुलनार को खेद है कि वह इस नवयुवक के लिए यहाँ कोई काम ढूंढ नहीं पाएगी। कनाडा और अमेरिका में काम करने के लिए आने का वीज़ा मिलना कठिन है। एक ही उपाय है कि वह विद्यार्जन के लिए यहाँ आए। गुलनार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सिने कला विभाग का प्रवेश पत्र भिजवा रही है। बालक इसे तुरंत भर कर भेजे। यह लोग बालक की बनाई डॉक्यूमेंट्री देख चुके हैं, इसलिए गुलनार को विश्वास है कि उसे न केवल वहां प्रवेश मिल जाएगा बल्कि छात्रवृत्ति भी। मार्ग व्यय के विषय में वह भी चिंतित न हो। गुलनार स्वयं टिकट खरीद कर भेज सकती है, और यदि संकोची बालक इसके लिए राजी न हो तो वह अपने वर्तमान प्रेमी के किसी भी कला प्रोत्साहन न्यास से टिकट का पैसा दिलवा देगी। डीडी ने वह फॉर्म भरकर भेज दिया है। अंग्रेजी उसे अच्छी खासी आती है। सच तो यह है कि एक प्रकार से भाषा को उसने अपने उत्थान का साधन बनाया है। गंगोलीहाट वाली कुमाऊनी की जगह अल्मोड़ा वाली कुमाऊनी, और कुमाऊनी हिंदी फिर उसकी जगह शुद्ध हिंदी और उर्दू भी, और अंततः अंग्रेजी। यदि भाषा भी एक सामाजिक श्रेष्ठता की माप है तो विपन्न डीडी उसके सहारे ही कुछ हाथ मार ले, ऐसा आग्रह कदाचित उसके मन में रहा है। यह संभव है कि भाषाओं के प्रति उसका यह उत्साह उसकी साहित्यिक प्रवृत्ति का द्योतक है। खैर, तो अंग्रेजी उसे अच्छी खासी आती है। फिर भी इस फॉर्म को भरने के लिए विज्ञापन जगत के एक अंग्रेजी दामित्र से परामर्श करने गया। वह नहीं चाहता था कि उससे कोई गलती हो। डीडी ने पासपोर्ट के लिए आवेदन कर दिया है। डीडी परम संतुष्ट है। डीडी से पूछा जा सकता है कि अगर तो मार्क्सवादी क्रांतिकारी आदि है तो घोर पूंजीवाद के देश अमेरिका जाने के विषय में उत्साहित कैसे है। डीडी का उत्तर, मैं मार्क्स आदि हूँ तो इस अर्ध सामंती भारत में क्या कर रहा हूँ। क्या अमेरिका में मार्क्सवादी नहीं होते? हावर्ड फास्ट और पॉल रॉबसन के नाम नहीं सुने तुमने? और कौन सा मैं वहाँ बसने जा रहा हूँ। डीडी से पूछा जा सकता है कि बेबी का क्या होगा। डीडी घोर अचरज से पूछता, क्या होगा माने? वह मेरी प्रतीक्षा करेगी। 3-4 साल में लौट ही आऊँगा। नहीं लौटा तो उसे वहाँ बुलाने का प्रबंध करूँगा। इस बीच वह यहाँ पढ़ती रहेगी। डीडी जानना चाहता है कि अगर मैं अपने और किसी के योग्य बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा हूँ तो आप सब लोग हैं क्यों कर रहे हैं। हैं करने वालों में सौभाग्यवती दया प्रमुख है। बीजगणित शैली का डीडी का वह पत्र पढ़ने के बाद शास्त्री जी ने सौभाग्यवती दया को अपने बड़े बड़े अक्षरों में एक छोटा सा पत्र डाला था, किसी से कुछ कहे बिना। इस पत्र में दया को सूचित किया गया कि बेबी और डीडी की शादी कर देने का प्रस्ताव है। डीडी दिल्ली आकर घर जमाई बनने में कुछ आनाकानी कर रहा है। जरा इसकी टोह लेना। तेरे मामा तो हम माटी के माधो हैं। सौभाग्यवती दया अपने पति से टोह लेने का सत्कार्य कराती रही है। एक दिन डीडी को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित भी कर चुकी है। सौभाग्यवती दया ने इधर उधर कुछ छोटे मोटे समाचार बुलेटिन से पूजनीय मामा जी को भेजे हैं। इनमें यह बताया है कि डीडी का बम्बई में कोई भी भविष्य नहीं है। वह यहाँ लगभग भूखा मर रहा है। डीडी दौड़ा दौड़ा दिल्ली चला आता है, किंतु उसे अब भी उस मेम से कुछ आशा है कि जिसके साथ इसने मेरे घर आकर एक दिन कोहराम मचाया था। यह उस मेम को बराबर पत्र भेज रहा है कि मुझे अपने पास बुला ले। मेम शायद इसे अब बुलाने वाली है, टिकट भी खुद ही भेजने वाली है। दया के विचार से यह सारा ही कांड बहुत दुखद रहा है, और दया को आशंका है कि यह कुछ और भी दुखद हो जाने वाला है। पता नहीं कि क्यों बेबी इस डीडी के प्रति
वहाँ शादी की भीड़ भाड़ में हुई छोटी सी मुलाकात के कारण इतनी दीवानी हो गई है कि उसने समाज में बदनामी मोल ले ली। जो हो, इस बदनामी को दूर करने के लिए पूज्य मामा मामी के पास डीडी का बेबी से विवाह कर देने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। इसलिए दया पूजनीय मामा जी को आगाह करना चाहती है कि कहीं ऐसा न हो कि यह डीडी शादी किए बिना मेम के पास चला जाए और कभी न लौटे, या यह शादी कर ले चला जाए और फिर न लौटे। आप लोगों का हित इसी में है कि यह शादी करे और आपकी देख रेख में यहीं रहे। इसका कोई भरोसा नहीं, यह पासपोर्ट बनवा रहा है। इसे दुर्भाग्य ही कहिए कि नायक अमेरिका जाने की कोशिशों के विषय में अपने जिज्ञासु मित्र किशन को बराबर सूचनाएं देता रहा, और इस जिज्ञासु मित्र की पत्नी तुरंत एक अंतर्देशी लिफाफा लेकर ताज़ा संवाद अपनी मामी जी के पास भेजती रही। उधर नायिका के नाम अपने इक्का दुक्का पत्रों में उसने इससे अधिक कुछ नहीं लिखा कि मेरे लिए अपने और किसी की योग्य बनने की एक सुखद संभावना प्रकट हो रही है। कुछ निश्चित हो जाएगा तो सूचित करूँगा। मेरे लिए यह समझ पाना कठिन है कि क्यों नहीं उसने नायिका को सब कुछ साफ साफ लिख दिया, और क्यों समझ रहा है कि किशन को जो कुछ बता रहा है वह किशन तक ही सीमित रह जाने वाला है, बेबी तक नहीं पहुंचने वाला है। जो हो, नायिका ने भी उसे जो पत्र भेजे उनमें यह जिज्ञासा तक नहीं की कि नायक की संभावना क्यों इंगित कर रहा है। उन पत्रों में मानो नायिका नायक का हाथ झुला झुला कर दिल्ली में नायक नायिका के संयुक्त भविष्य की कल्पनाएं करती गई थी। दया की आशंकाएं पूजनी मामी जी पूज्य मामा जी तक बराबर पहुंचती रही हैं। माता पिता के चेहरे पर उनकी बातचीत में नायिका इस आशंका को स्पष्ट पढ़ पा रही है। उनका बार बार यह पूछना कि चिरंजीव देवी दत्त ने पत्र में और क्या लिखा है उनकी दुश्चिंता का परिचायक है। कभी स्पष्ट ही पूछ लेते हैं अमेरिका जाने की कोई बात। दया ने लिखा है वह जा रहा है अमेरिका। मन से गढ़ रखी दया दी ने यह बात कहती है पुत्री झूठ है, बकवास है, कहती है और रैकेट उठाकर बैडमिंटन खेलने चली जाती है। और भी अधिक आक्रामक हो जाता है उसका खेल। पसीने से तरबतर जब वह लौटती है माता पिता की उपस्थिति में, किंतु मानो उनको नहीं दिशाओं को संबोधित कर कर गरजती है। और दया दी हो चाहे जो हो, मुझे किसी पर जासूसी करना अच्छा नहीं लगता, और यह तो मैं किसी से सुन सकने वाली ही नहीं ठहरी कि बदनामी के डर से मेरा ब्याह किसी से करना जरूरी है। मुझे किसी बदनामी का डर नहीं है, किसी जिसकी जो मर्जी आ रही है करबल, जहाँ जाना है जाबल, बेबी को क्या फिक्र हो रही। माता पिता सुनते हैं चुपचाप। उपसंहार स्वरूप कहती है पुत्री सब बकवास है। अच्छा अच्छा कहते हैं माता पिता और फर्ज की ओर देखते हैं। किंतु डीडी के इस पत्र को बकवास ठहरा सकना असंभव है। इसमें शास्त्री जी को सूचित किया गया है कि विदेश से आई जिन महोदया के साथ डीडी ने सहायक के रूप में कार्य किया था, उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सीने विभाग में उसके लिए छात्रवृत्ति का प्रबंध कर दिया है। डीडी शास्त्री जी से सहमत हुआ था कि उसे अभी विद्यार्जन करना चाहिए, और वह समझता है सीने शास्त्र का अध्ययन उसके लिए हिंदी के अध्ययन से अधिक रुचिकर है और हितकर होगा। डीडी शास्त्री जी से सहमत है कि बम्बई का व्यावसायिक सिनेमा जगत उसके लिए अनुपयुक्त है, किंतु डीडी शास्त्री जी को बताना चाहता है कि सिनेमा इस व्यावसायिक जगत तक सीमित नहीं है। सिनेमा एक सशक्त कला माध्यम है। अमेरिकी विश्वविद्यालय में पढ़ने से डीडी के लिए कलात्मक सिनेमा आंदोलन का भागीदार बनने का मार्ग खुल सकेगा। डीडी समझता है कि बेबी और वह दोनों अभी छोटे हैं, शादी की जल्दी नहीं, मन से वे एक दूसरे को अपना चुके हैं। रहा समाज तो कदाचित यह ठीक होगा कि दोनों की सगाई कर दी जाए। डीडी जानता है कि कुमाऊनी समाज में सगाई की प्रथा बहुत प्रचलित नहीं, लेकिन सगाई तो की जा सकती है। यूँ अगर विवाह का ही आग्रह हो तो वह भी प्रथम उपलब्ध लग्न में किया जा सकता है। प्रथम उपलब्ध लग्न मंगसिर में है। इस समय कालमास है, कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। वैसे तो से शुरू होने वाले वाक्य कह रहे हैं शास्त्री जी अपने से अपनी पत्नी से। मेरा मतलब था, मैं कहना चाह रही थी से आरंभ होने वाले वक्तव्य दे रही हैं शास्त्राणी जी अपने पति के समक्ष। ऐसा करते हैं तो मुसीबत, वैसा करते हैं तो मुसीबत, और इसमें तो कोई चारा भी नहीं है। जैसे टिप्पणियों में समाप्त होती है बातचीत माता पिता की। पुत्री सुनती है आते जाते, कभी द्वार पर ठिठक कर पुत्री चबाती है अपने होठ। सोचती है क्या वह सीधे मुझे यह सब नहीं लिख सकता था? क्या उसका पहले दया हौरों की मार्फत इसकी खबर पहुंचाना और अब भी मुझे नहीं बाबू को लिखना, यह नहीं बताना कि उसके मन में चोर है, वह अपराध कर रहा है मेरे प्रति और जानता भी है इस बात को। और यह मुसीबत, मुसीबत क्या मुसीबत, लाचारी किसे कहते हैं बेबी ने कभी नहीं जाना। ईजा बाबू के आग्रह के सामने लाचार नहीं हुई ठहरी वह। यह कौन नया पैदा हो रहा, उसे ही नहीं, उसके ईजा बाबू को भी लाचार कर देने वाला। यह ठीक है बेबी ने कर रखी है उस लाटे से शादी, कह रखा है छाती ठोक कर बाहर आंगन में सबके सामने। बेबी ने ही ना,
उस लाटे ने तो नहीं, बेबी ने खुद अपने को बदनाम किया ठहरा। वह लाटा क्या करता, नाड़ा तक तो उसके कहने खुलता नहीं। फिर उसके क्या हाथ जोड़ने हुए कि बेटी को बदनामी से बचा लो, ब्याह कर लो उससे। मेरे बाबू ने उसे लिखा, कुछ महीने ठहर जाओ, लग्न खुलने पर विवाह कर देंगे। जवाब दे दिया, संभव नहीं, मेरा दाखिला रह जाएगा। शादी लौट कर की जा सकती है। कौन हुआ वह है सब कहने वाला। अगर वह कह सकने वाला हुआ कि 3-4 साल बाद होगी शादी, तो मैं भी कह सकने वाली हुई कि अगर शादी होगी तो तभी जब मेरे ईजा बाबू सुझा रहे हैं, और वह भी उसी हालात में जब तू मेरे ईजा बाबू की कहे कि जैसे दिल्ली रहकर एमए करेगा। नायिका ने लिख दिया है एक पत्र, बता दिया है माता पिता को कि क्या लिख भेजा है। स्तब्ध हैं वे। यह क्या लिख दिया? वह हरगिज़ नहीं मानेगा। हमें उसकी ही जिद रखनी होगी। लड़का है आखिर, हमें तो यही मानना होगा कि उसके प्रवास के बावजूद तुम्हारे स्नेह में कोई अंतर न आए। 3-4 साल तो पलक झपकते बीतते हैं, वह लौट आएगा। हम तुम दोनों की शादी कर देंगे, ऐसा ही हो। इसके लिए हम 2 बूढ़े प्रार्थना ही कर सकते हैं। झगड़ा करने से तो बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। यहाँ भी तेरी शादी नहीं हुई तो हमारे समाज में और कहाँ होगी। मैत्रेयी बच्चा अपनी माता का विचार कर देख ही रही है, कितनी अस्वस्थ है, कहता है पिता। और फिर कार्तिकेय की महतारी की शरण में पहुँचता है कि वही समझाए उस नादान को। बेबी चेली अपने बाबू का ख्याल कर भीतर ही भीतर टूट गए हैं बेचारे तेरे बचपन से। मुँह से तो वह कभी कुछ कहने वाले हुए ही नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ उनके मन का हाल। मुझसे थोड़ी छिप सकता है। तो उनकी लाडली हैरी, क्या क्या सोच रखा था उन्होंने तेरे लिए। उतना अच्छा तेरे लिए घर बार खोज, उसमें तूने वैसा तमाशा किया। अब तेरी मर्जी करने बैठे तो पहले उस लड़के ने आग लगा दी। रही सही तू पूरी कर दे रही है। बेबी चेली, अपने बाबू का तो ख्याल करना चाहिए। तू नहीं करेगी कौन करेगा? वह देवी दत्त तो करेगा, नहीं पराया हुआ। पुत्री सुनती रहती है पत्थर बनी, दृष्टि दीवार की ओर कर कहती है, फिर इतना पराया ही जो हुआ तो हमें क्या बाजी पड़ रही है उसकी? बाजी पड़ रही है। तूने कहा है सबके सामने कि तूने उससे शादी कर ली है। मैंने या तेरे बाबू ने नहीं? हाँ, और जब मैंने कहा यह तब तुमने पूछा बच्चों का खीर हो रहा है शादी? उस लाठी ने पूछा गुड्डा गुड़िया का ब्याह हो रहा है शादी? इसलिए मैंने उसे यहाँ बुला रखा कि यहाँ आ और सयानों का सौदा कर। सयानों का सौदा ही तो होता होगा शादी ना। नायिका के बुलाने पर नायक आया है। वह उसके पत्र से हैरान है। नायिका के माता पिता उससे किंचित गंभीर मुद्रा में किंतु पूरे सद्भाव के साथ बातें करते हैं। नायिका वहाँ आती नहीं। शास्त्री जी समझा रहे हैं चिरंजीव देवी दत्त को बच्चों के हट की माया। इसी हट को पूरा करते करते तो यहाँ आ पहुँचे हैं शास्त्री जी। हमारे लिए वह बेटी है, तुम होने वाले जमाता। हम यही चाहेंगे कि हम जो भी करें तुम दोनों की सहमति से। हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं, परास्त हो चुके हैं तुम दोनों के अपनी अपनी हट से। हम बूढ़े हैं चिरंजीव देवी दत्त, हमें तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। शास्त्रानी जी समझा रहे हैं कि हम कहीं के नहीं रह जाएंगे बेटे। समाज में एक बार कालिक पुतवा ही चुके हो तुम दोनों मिलकर शास्त्री परिवार के चेहरे पर। अब जिद ही जिद में एक बार और पुतवा कर रहोगे। तुम्हें हमसे समाज से बैर रहा हो, समझ में आता है। अपने से कैसा बैर है तुम लोगों को बेटे? वह बेबी तो दुधमुही सी रह गई है, लेकिन तुम तो सयाने हो बेटा। तुमने तो दुनिया देखी है, दुख जाना है। क्या तुम भी नहीं समझोगे कि जो कुछ तुम करने जा रहे हो अपनी जिद में, उससे 2 जवानियों का सत्यानाश होगा और 2 बूढ़े सदमे से मारे जाएंगे। हमारे तो अब तुम ही बेटा हो, जो भी कहो। हमारे अपने बेटे तो नाराज़ हो गए हैं हमसे तुम्हारी वजह से। देविया चेला, मैं बुढ़िया तुमसे भीख मांग रही हूँ। एक बादामी कागज़ पर लिखा है सुंदर आखर में मैं, और उस पर मंडरा रही है एक पुकार, ओ देविया या लो आला। क्या होती है इतनी मुर्गियाँ निर्धन पर्वत प्रदेशों के स्वर में? क्यों होती है इतनी मर्मांतक पीड़ा उनकी पुकार में? तुम उठ खड़े हुए हो चिरंजीव देवी दत्त। तुम श्रीमद पंडित मथुरा दत्त शर्मण के पुत्र, श्रीमद पंडित गोवर्धन शर्मण के पौत्र, श्रीमद पंडित रेवती बल्लभ शर्मण के प्रपौत्र। बेबी को बुला दीजिए। तुम कह रहे हो, तुम जो डीडी तिवाड़ी भी हो, अल्मोड़ा से सवार अमेरिका के लिए। बेबी यहाँ नहीं आएगी। बेबी अपने कमरे में एकांत में बात करेगी। वह उसका अभिवादन नहीं करती। यह क्या तमाशा है? नायक कहता है कमरे में घुसते ही। स्वर को सहज रखता है, मानो उसे यहाँ एक नासमझ बच्ची को समझाना भर है। कौन सा तमाशा? नायिका पूछती है। यही वह कहता है चारपाई में उसकी बगल में बैठकर, या तो मैं अमेरिका नहीं जाऊं या तू मुझसे शादी नहीं करेगी। शादी तो तेरी मेरी हो चुकी है, और यह तूने ही कहा है, मैंने नहीं।
तू कह भी कैसे सकता था, कहने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। वह मुस्कुराती है। तू तो वही कह सकता था जो तूने कहा, गुड्डे गुड़ियों का ब्याह नहीं होता शादी। जो तू गुड्डा नहीं है तो मुझसे भी ऐसे बात मत कर जैसे मैं गुड़िया हूँ। फिर कैसे बात करूँ? जैसे सयाने आदमी बातें करते हैं वैसे ही कर रहा हूँ। तू समझे तब ना। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि तू कोप भवन में जा बैठी है? मैं अमेरिका जा रहा हूँ 3-4 साल के लिए, लौटकर शादी कर लूँगा। अभी कर लेता पर लग्न नहीं है। रुक जाता पर रुकने से वहाँ दाखिला रद्द हो जाएगा। यही हुई तेरी सयानों जैसी बात। यही हुई तो बच्चों जैसी ही कर। वह फिर हंसती है। इसमें हंसने की बात क्या है? इसमें रोने की भी कोई बात नहीं है। तुम्हें मेरे अमेरिका जाने से क्या आपत्ति है? समझ में नहीं आता। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुझे नहीं है। इसी का थोड़ा ताज्जुब जैसा है। इसमें ताज्जुब होने की क्या बात है? क्या तूने ही नहीं कहा हम में से हर एक को अपने योग्य बनना चाहिए? मैं तो अब भी किसी के योग्य बनने की ही बात कर रहा हूँ। योग्य बनते बनते तू इतना योग्य बन गया है कि हम तेरे योग्य नहीं रहे। मेरे ईजा बाबू की इच्छा का तेरे लिए कोई मतलब नहीं रहा। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। कहने के लिए हिम्मत चाहिए। डरपोक तो दयादी से कहलाते। मुझे अपमानित करने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे ईजा बाबू की इच्छा का तुमसे अधिक ही आदर करता हूँ। उनकी ही इच्छा पर अमेरिका जा रहा होगा। गुलनार न मेरी ईजा का नाम है न बाबू का। नायक थोड़ा सहज होता है, मुस्कुराता है। तुझे उस अधेड़ औरत से ईर्ष्या हो रही है पगली, वह जो आजकल एक अमेरिकी अरबपति के साथ रहती है। मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं हो रही। न मैंने यह पूछ रखा कि कौन आजकल किसके साथ रह रही। समझ गया? नायिका बिस्तर से उठती और खिड़की के पास चली जाती है। नायक नहीं जाता उसके पीछे। नायिका की पीठ को संबोधित कर वह कहता है वहीं से, मैं समझ नहीं पाता कि कैसे मैंने तुम्हारे ईजा बाबू की इच्छा का अनादर किया है। वह यही चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूं और मैं इसके लिए हमेशा तैयार हूं, रहूँगा। इस समय लग्न नहीं है तो यह मेरा कसूर नहीं है। तू है जो अपनी जिद से उन्हें तड़पा रही है। वह घूमती है, कहती है, देखती हूँ तू ज़्यादा ही फिक्र वाला हो गया है मेरे ईजा बाबू के लिए, मुझसे भी ज़्यादा। शायद। वह कहता है, तुझे उनकी चिंता ही होती है तो मुझे गणानाथ बुलाया होता। तुझे यह बात बताने की ज़रूरत नहीं है। वह कहती है कि तू भला लड़का ठहरा। तू मुझे भगाकर हरगिज़ नहीं ले जाता। तू मेरी शादी कहीं और होने देता और फिर ज़िंदगी भर आराम से अपनी कहानी कविता में रोता रहता। ठीक है, मान लिया। नायक उठकर नायिका के पास आता है। तू महान है, मैं अधम हूँ, लेकिन मान कैसे लिया? क्योंकि तुम्हारे घमंड के सामने माने बगैर कोई चारा नहीं है। कोई चारा नहीं है और अमेरिका जा रहा है। तुझसे यह नहीं हो सकता कि यहाँ दिल्ली में रहे, यहीं पढ़े, मेरे ईजा बाबू का बुढ़ापा सुखी करे और अपनी जवानी दुखी करूं। ऐसा दुराग्रह तो तेरे ईजा बाबू भी नहीं कर रहे हैं तो इसलिए कि वह अपने को लाचार समझते हैं। मैं उन्हें तेरे क्या किसी के सामने लाचार नहीं होने दूंगी। तूने क्या समझ रखा है कि जब तू वहाँ अमेरिका में बैठा हुआ गुलनार के साथ गुलछर्रे उड़ाएगा, वे यहाँ सुखी होते रहेंगे? वे दिन रात यही पूछेंगे, बच्ची क्या लिख रहा है, कब आ रहा है? तेरा क्या पता तू मुझे कुछ लिखेगा भी, या तेरी न्यारी बातें हमें तब भी दयादी से ही मालूम होंगी। ईजा बाबू मेरे परेशान होते रहेंगे। उनकी परेशानी मुझे भी सर जाएगी। फिर एक दिन तू लिख देगा कि तेरा इरादा बदल गया है। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। गिरा हुआ तुझे कौन कहेगा, चढ़ा हुआ। जिस दिन तूने वहाँ नैनीताल में मेरे हाथ में उतना वह जिलेम्बू किया ठहरा, उस दिन मेरे ईजा बाबू कहते कि बेबी से शादी कर ले डीडी। तू दौड़ा आता कि नहीं? अब तू इतना चढ़ गया कि उनके कहने पर तुझे कोई खास उत्साह जैसा नहीं हो रहा ना। एक उस गुलनार से मिलकर जब तू इतना चढ़ गया, तब गुलनारों के देश में जाकर तो तेरा मिजाज ही ओ बाबा आसमान पर होगा। वहाँ से तू कह ही सकने वाला ठहरा अब इरादा बदल गया करके। उड़ा ले हंसी, बना ले बात का बतंगड़। तो यह क्यों नहीं कहती साफ साफ कि हम शास्त्री लोग इतने चढ़े हुए हैं सदा के कि हमें एक गरीब लड़के का स्वाभिमानी होना पसंद नहीं। वह कहता है और उसे पीठ देते हुए चला जाता है कमरे के एक कोने में। हम चाहते हैं कि वह हमारे साथ रहकर पढ़े, हमारी बच्ची को पढ़ाए, बच्ची का और हमारा मन बहलाए और हमारी जूठन खाए। जूठे बर्तन माजे नहीं कह रहे हैं, वह हंस रही है। बड़ी कृपा है कि नहीं कह रहे हैं, इतना तो निश्चय ही कह रहे हैं। वे न कह रहे हो मुँह से, उनकी बेटी तो कह रही है कि हमें गवारा नहीं कि वह गरीब लड़का कुछ बनकर उनकी बराबरी में आकर उनकी बेटी ब्याह सके। ठहाकर हंसती है नायिका। अरे कहीं इसी वजह से तो शास्त्रियों की बेटी ने उस तिलकपुरिये से शादी करने से इनकार नहीं किया। बराबरी का था वह बेचारा शिवा।
हंस, तेरे लिए मैं हास्यास्पद ही हूँ, पहली नज़र से लेकर अब तक लगातार। हंस, मुझे उकसा, मुझे पिटवा, मुझे पीट अपने व्यंग से। हंस, क्योंकि तेरे योग्य बनने की मूर्खता कर रहा हूँ, करता रहूँगा। हंस, क्योंकि तू जानती ही नहीं अभाव किसे कहते हैं, पीड़ा किस चीज़ का नाम है। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा क्या होती है पीड़ा करके। मैं सिखाई पढ़ाई में जरा मामूली जैसी ही ठहरी, सिखा सकेगा शक ही है मुझे। मैं किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहता। नहीं नहीं रे, तू क्यों पहुंचाएगा पीड़ा, दूसरे तुझे पहुंचाते हैं, उसी से तू लिखता है किताब। बेबी ने तुझे पहुंचाई ठहरी गलानाथ में पीड़ा, तूने झट बना दिया एक किताब। वो फिर हंसती है। नायक बढ़ता है उसकी ओर, उठाता है अपना हाथ उसे मारने के लिए, और फिर उसी से नहीं दूसरे हाथ से भी अपने खोपड़े पर दनादन मार देता है 4-6 मुक्के। क्रोध की पराकाष्ठा में ऐसा उसने किया है कभी कभी जीवन में, और करने के बाद ग्लानि उसके क्रोध में जुड़ गई है। यह क्या बचपना कर रहा है। नायिका तेजी से आकर उसके हाथ पकड़ लेती है। सयानों की तरह बात कर। नायक 2-4 बार कुछ निगलता है और भर्राए हुए कंठ से कहता है, मुझे और कुछ नहीं कहना है। कुछ तो कहना होगा, वह कहती है। अगर आखिर में इसी तरह अपने खोपड़े पर 4-6 मार लेने थे पटापट की, हे भगवान, मैं किस अलिच्छनी को लिफ्ट दे बैठा। तो अलिच्छनी से यह नहीं कहना था ना कि तू जिन है मेरी जिन क्या। सिम्मस, वह कहता है। सिम्मस, दोहराती है नायिका। मैं तो बेबी थी रे, मैंने कभी नहीं कहा ठहरा मैं जिन सिम्मस हूँ। तूने ही कहा। मैं तो जानने ही नहीं वाली हुई जिलेम्बू जिलेम्बू, तूने ही जिद जैसी की, जानना पड़ा करके। मेरे मन में शादी की कोई बात ही नहीं हुई। मैंने तो तुझसे कहा ठहरा दयादी से शादी कर। मैं तो समझने ही नहीं वाली हुई यह बात। तूने ही लिख लिख कर मुझे समझाया ठहरा। जिन शास्त्रियों को तू कोस रहा है उन्होंने तो तेरे बीच का द्वार बंद कर रखा ठहरा। तूने ही खटखटा दिया गजब दिन रात। जिन सिम्मस कहने वाला हुआ तू उधर से कैसे कहा रे कि मैं शास्त्री हौरों की बेबी नहीं, तेरी जिन सिम्मस बन बैठी। उनसे लड़ झगड़ कर मैंने खोल दिया द्वार, और तू अब कह रहा है बाद में आऊँगा करके। बाद में ही खटखटाता द्वार भी। तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इससे मैं कब इनकार कर रहा हूँ, और मैं कब कह रहा हूँ कि इस द्वार के भीतर नहीं आऊँगा। यही कह रहा हूँ कि भीतर आने लायक बनकर आऊँगा, जूठन खाने नहीं आ सकता। बोली मारने की ज़रूरत नहीं, मैंने तेरे लिए इतना तो किया ही है कि तू उस खुले द्वार के बाहर खड़े होकर बोली मार सकने लायक बना। लाटा, जूठन खिलाने को कह रहे हैं शास्त्री राट। जूठन कोई किसी को खिला नहीं सकता ज़बरदस्ती। जूठन खा सकते हैं लोग बाग मजबूरी में, जूठन खाने ही वाले हुए लोग माया में। तो शायद मजबूरी में खाते खाते यह जान ही नहीं सका माया में खाना क्या होता है करके। नायक एक सिगरेट सुलगाकर खिड़की पर जाकर खड़ा होता है। सिगरेट के कस लेते हुए वह गिनता है उन घरों को जिनकी जूठन उसके भूखे मुंह में गिरी है, जीरे जैसी दिखने वाली मक्खियाँ समेत। सिगरेट आधी खत्म करके वह वहीं खिड़की पर रगड़ कर बुझा देता है और बाहर फेंक देता है फूल की क्यारी में। फिर वह जा खड़ा होता है वस्तुतः एक खुले द्वार की देहरी पर और कहता है, हाँ मैंने जूठन खाई है मजबूरी में। रही माया, वह कभी किसी को जूठन खाने के लिए मजबूर नहीं करती। तू बराबर मुझसे कहती आई है ऐसा कर वैसा कर। अब एक बात मैं कह रहा हूँ कि 3-4 वर्ष मेरी प्रतीक्षा कर, तो तू इतना तूफान मचा रही है। ऐसी बहस से कोई फ़ायदा नहीं जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को हर तरह से हर तरफ गलत साबित करने पर तुला हुआ हो। मैं एक सीधी सी बात कहने आया था कि झगड़ा मत कर, मेरा अपना अपने ईजा बाबू का दिल मत दुखा। अभी सगाई कर लेते हैं, मेरे लौट कर आने पर शादी हो जाएगी। चित भी मेरी पट भी मेरी वाली बहस करना मैं क्या जानूंगी, वह तो तुम बुद्धिमान लोग जानने वाले हुए। तुम्हारे लिए ठहरी सारी दुनिया हर तरह से हर तरफ से गलत। मैंने इतना ही कहने को बुलाया था कि जो तू खुले द्वार से किसी भी बुद्धिमानी की बात से मुझे बहला कर यूँ जाना चाहता है तो यही सोचकर जा, हमेशा के लिए जा रहा है। मूर्खों जैसी बात कर रही है तू, जानती नहीं क्या कह रही है। बुद्धि का इतना घमंड ठीक नहीं रे। एक दिन देखना, एक दिन मैं भी सीख लूँगी तेरे जैसी बातें करने का ढंग। कैसा जता जाता होगा तू अपनी भल मनसाहत में, अपने भोलेपन में कि बाकी सारी दुनिया ने तेरा कुछ बिगाड़ रखा है, गाड़ रखा है। तुझसे कर्ज और उसे तुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर उठाता है नायक हाथ, किंतु मारता नहीं है वह, न उसको न अपने को झटक देता है व्यवस्था में और कहता है, मुझे एक महत्वपूर्ण अवसर मिला है, तू समझती क्यों नहीं। कोई मामूली चीज़ नहीं है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सिने कला सीखना। मैं अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा जगत में पहुंच सकूंगा। हम दोनों सारी दुनिया में घूमेंगे फिरेंगे। हम
अगर किसी भी चीज़ इस खुले द्वार से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, मैं क्यों किसी के साथ कहीं घूमूंगी। देखो, अवसर वह अमेरिका ही ठहरा, मैं नहीं ठहरी। बच्चों जैसी बातें कर रही है तो बच्चों जैसी जिद नहीं, मैं तेरे जैसे सयानों जैसी ही बात और जिद कर रही हूँ। तूने नहीं कहा ठहरा, मैंने घोड़े की जिन सपनों में सजा रखी थी। बेबी, अगर भगवान ने मुझे घोड़े की जिन जैसा बनाया है, ठीक मेरे लिए ही बना रखा होगा। कैसे मनवा ली तूने अपनी वह बात। वैसे ही मैं कह रही, कोई आग लगा अमेरिका फमेरिका तेरा अवसर नहीं है, तेरा अवसर है यह बेबी। बस तो इस अवसर को छोड़कर नहीं जाएगा। मैं कहूँगी तो नहीं जाएगा ना, ना लाटे। अब वह लगभग चिपक कर खड़ी है नायक से। नायक की हथेलियाँ संप्रति अनिश्चित सी थामे हुए है नायिका की बाहें। वह देख रहा है कनखियों से कि वह देख रही है उसे, गर्दन पीछे झुकाए अपलक देख रही है और कंठ ही कंठ में किसी पूसी की तरह गरगराते हुए हंस रही है। वह चाहता है कि दृष्टि मिलाए, वह चाहता है कि हथेलियाँ उसकी बाहों से हटाए और फिर भर ले उसे अपनी बाहों में। वह चाहता है बाहों में भरे भरे ही कचूमर निकाल दे उसका और अपना कि न कोई हिमालय हो, न कोई बादामी कागज़ वाली कापी, न उस पर मोती जैसे आखिर में लिखा हो मैं, और न हिमालय से टकरा टकरा कर लौटती कोई मुर्गीदार पुकार। ओ लाटा वे, न कोई स्मृति हो, न लालसा, न कोई पीड़ा हो, न कोई आकांक्षा, केवल क्या हो, मृत्यु। ना लाटे, वह पूछ रही है नायक के सीने में चेहरा छिपाते हुए। अगर मैं कहूँगी कि मैं ही अमेरिका हूँ तो मैं ही अमेरिका हो जाऊँगी तेरी, ना लाटे। नायक अपनी एक हथेली उसकी पीठ पर रख देता है और वह चाहता है किसी चमत्कार से बात फिर तर्क की सीमा में लौट आए और वह तर्क इस प्यारी लड़की को मान्य हो जिसके उरोज मेरी निचली पसलियों को दबा रही हैं। वह कहता है, तू अपने को मेरी जगह रखकर क्यों नहीं देखती। नायिका कहती है, तेरी जगह मेरी जगह से अलग हो ही नहीं सकती, और जो होती ही है तो तू अपने को मेरी जगह रखकर क्यों नहीं देखता। वह समझती है कि अब जबकि मैं हृदय से लगी हुई हूँ इसके, यह भी मुझे हृदय से लगा लेगा और मियाँ बीबी के इस सदा ही लगे हुए झगड़े को भुलाकर हम दोनों मेरे ईजा बाबू से कह सकेंगे कि हम मियाँ बीबी ही हैं। तलाक की बात तुमसे कौन कह गया। नायक किंतु अपनी जेब से सिगरेट निकाल रहा है, सुलगा रहा है। उसे बोध हो रहा है इस बात का, दो जन हो तो भी बहुत दम घुट भीड़ भाड़ सी हो जाती है। क्या प्यार करने के लिए मर जाना या मार देना कुछ जरूरी सा है। आत्म की एक तरफा हत्या की अनिवार्यता से बचने के लिए क्या दोनों इकट्ठा मर जाएं, पर्ची छोड़ जाएं कि हम दोनों मर जा रहे हैं ताकि हमारा प्यार तुम लोग जीवित मान सको। जब हम ही मर गए तब हमारे प्यार का क्या अस्तित्व। ऐसा हो कि हम जीवित रहें, हमारा प्यार जीवित रहे और सारी दुनिया मर जाए। वह दुनिया जिसमें हम दोनों का अपना अपनापन भी शामिल है, जिसके होने से दो जन भी मिलकर भीड़ ही बनाते हैं। किंतु दुनिया मर कैसे सकती है। तब क्या प्यार का यही मतलब है कि कोई एक व्यक्ति किसी और एक व्यक्ति के समक्ष अनाम सा गुलाम बनकर खड़ा रहे। नायक सिगरेट पिए जा रहा है, नायिका सूंघ रही है। धुएं की गंध अच्छी लगती है उसे। लंबा खींच रहा है यह मौन, जितना ही खींच रहा है उतना ही बता रहा है कि यह नायक शायद इस नायिका को अंक में नहीं भरेगा। यह नायिका अपना चेहरा हटाती है इस नायक के सीने से, थामती है उसकी बाह हथेलियों में और कहती है, तू अगर मुझे छोड़कर जाना ही चाहता है तो अपना मन कच्चा झन कर। ये ले मेरा हाथ हैंड शेक कर, जिलेम्बू नहीं, हाँ हैंड शेक बस। कह ओके और मैं भी कह दूंगी ओके। निश्चित रह, बाद में मैं सिगरेट नहीं पीऊँगी, सिगरेट मैं पीती नहीं। निश्चिंत रह, आंसू भी नहीं पीऊँगी, मैं आंसू भी नहीं पीती रे। मैं ना कुछ और ही हुई, लाटे की जिनसी मस्त, जाने कैसी जैसी हुई री मैं। उसने हाथ बढ़ा रखा है ओके, वह पूछ रही है, और तुम तिलमिला उठे हो अपने एक एक जीव कोष में। उस हाथ को झटक देते हो तुम, अस्तित्व क्रोध से जलते हुए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाते हो इस कमरे में। चीज़ों को छूकर उठाकर देखते हो, मानो तय करना हो किसे उठाना है, कहाँ दे मारना है। और जितना ही करते हो यह संधान उतना ही प्रकट होता जाता है कि तुम पर कि अपने को ही उठाता है, अपने को ही दे मारना है, अपने पर ही मारना है। वह अब भी हंस रही है कंठ ही कंठ में। तुम रुक जाते हो उसके सामने आकर, एक गहरी सांस लेकर करते हो अपने को थोड़ा शांत और फिर कहते हो, यह अग्नि मेरे हाथ में है, यह सिगरेट। वह हंसती है। अग्नि अग्नि होती है, तुम कहते हो यह अग्नि मेरे हाथ में है। मैं तेरे साथ शब्दों के चक्कर में पड़कर तेरा अपना जीवन और तेरे ईजा बाबू का बुढ़ापा बर्बाद नहीं करना चाहता। इस अग्नि को अपनी चमड़ी से लगाकर मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे अमेरिका जाने दे। मैं तेरा हूँ, तेरा रहूँगा, तेरे पास ही लौटूंगा। तू मेरा और मेरे प्यार का अपमान मत कर। मैंने अभी तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, न तूने मुझे कुछ दिया। परिहास के अतिरिक्त कुछ वर्ष की प्रतीक्षा भी नहीं देगी। तुम अनुभव कर रहे हो अपने हथेली की चमड़ी का जलना। तुम कहीं मुझे किंचित संतुष्ट दिख रहे हो इस व्यापार से, ओ नाटककार। उसने वह सिगरेट तुमसे छीन ली।
सुलगी हुई ही फेंक दी है बाहर खिड़की से। तुम समझे थे द्रवित होगी वह, क्रुद्ध है, किंतु जो अग्नि तुम्हारे हाथों में थी अब तक उसके नैनों में प्रतिष्ठित हो गई है सहसा। खिड़की का पर्दा खींच दिया है उसने, द्वार बंद कर दिया है उसने, कपड़े उतार रही है। यह व्यापार तुम्हारे नाटक में नहीं था ना नाटककार। मर्द की तरह बात कर, वह कह रही है। सिगरेट से कोई जल मर नहीं रहता ओ लाटे। जल मरने की बात सिबो सिबो चाहने वाले बच्चे करते हैं, वे सयाने नहीं जो अपने या किसी के लायक हो गए हों। इसने मुझसे कुछ नहीं मांगा बल, मैंने इसे कुछ नहीं दिया बल। ओहो, तूने मुझसे मांगा कि मैं अपने बाबू की चेली नहीं तेरी जिनसम्मस बनूं। मैंने दिया या तुझे? मैंने अपने को दिया ठहरा तुझे? कोई मजाक बात ठहरी? मैं तो तुझ पर ही हंसी, तो मेरे प्यार पर हंस रहा और वह रोते रोते हाय बाबू हाय ईजा करते हुए। नहीं दिया जाने कहने को मैंने, एक नहीं वही नहीं दिया जो मेरे कपड़ों के नीचे ठहरा। वह नदी पर्वत जंगल सूरज चांद फूल पत्ती जैसा जो होगा जिसकी तू कर रहा था बात, वह भी दिया रे। जाने कितनी बार सपनों में अकेले में जो तू कहता वह देना देना नहीं हुआ। मेरे देखे नहीं दिखते वह नदी पर्वत जंगल सूरज चांद फूल पत्ती जैसे जो भी होते होंगे, तो खुद देख और मुझे बता कौन चीज़ कहाँ है करके। उस तरफ मुँह करके क्यों खड़ा हो रहा? देख तो लाटे, देख तो बता। देख तो कहा, बता कि तू आमने सामने भी वैसा ही होता है जैसा मेरे सपनों में। नायिका ने पकड़ लिया है नायक का हाथ, वह उसे ले जा रही है बिस्तर की ओर। वह जा रहा है जैसे वह नहीं गंगोली हाट मंदिर का बलि का बकरा हो। उसे यह शायद अपने चरम अपमान की घड़ी मालूम हो रही है। कम से कम उसके चेहरे पर तो 50 जूते खाए होने का ही भाव है। उसके आक्रोश और आवेश का वह जल दानव उदासी के गहन सागर में डुबकी लगाकर कहीं तल में जा बैठा है। नायिका लेट गई है बिस्तर पर, कह रही है आ। यह है वह जिसे देखना चाहता तुमने, बोध के उसी आह्लाद से जिसे देखते हो वन पर्वत सरिता सूर्य चंद्र तारक फूल पत्ते घास। क्यों इसे देख रहे हो ऐसे मानो ये तुम्हारी प्रियतमा की जीवन तप्त देह नहीं तुम्हारी अस्मिता की धधकती चिता हो। आ, वह कह रही है जो तू मेरा मर्द है तो आ भोग लगा ले मेरा। जाकर कह दे मेरे ईजा बाबू से शादी हो ही गई थी, गड़ानाथ में चतुर्थी कर्म भी हो गया बल यहाँ, और अब मैं कहीं नहीं जा रहा अमेरिका, यहीं रहूँगा दिल्ली में। या वह पसंद न हो तुझे तो कह ही ले आऊँगा आपकी लाडली को बम्बई में, और देखूँगा कैसे नहीं रहती है यह मेरे साथ वहाँ परेशानी में। जो तू मेरा मर्द न हो, खाली वैसे ही मर्द हो तो भी आ और शकुन कर ले जा लाटे। और जो तू मर्द ही न हो ऐसा नहीं कहा है उसने, लेकिन सुना है तुमने तिलमिलाहट से मर गए हो तुम। नहीं ऐसा झन समझना कि भोग लगाकर तू अमेरिका चला जाएगा, और नहीं आएगा तो मैं बुरा मानूंगी। मेरी तरफ से ओके, सब ओके। तेरी मेरी शादी सयानों की तरह होगी कि नहीं इस मंगसीर में वह अलग बात है। उसका इस नदी पहाड़ जंगल से कोई मतलब नहीं ठहरा, इसका तो मतलब उसी बच्चों के खेल से ठहरा, उसे गुड्डी गुड़ियों के ब्याह से। मैं कह रही देख क्यों नहीं लेता, कितनी जान है इस गुड़िया में, दिखा क्यों नहीं देता कितनी जान है इस गुड्डे में। यह नाटकीयता तुम्हें मार डाल रही है नाटककार। तुम अपना मुंह फेर ले रहे हो, तुम्हारे कवियोचित सौंदर्य बोध को लकवा मार गया है। जिन ग्रंथियों को जो भी संदेश ऐसे अवसरों पर भेजना होता है उन ग्रंथियों ने वह संदेश इस अवसर पर भेजने में काम चोरी कर डाली है। लाश है, तुम अपने से कह रहे हो यह लाश है। प्रशंसनीय है वह नाटकीय व्यापार जो तुमने अब किया है। एक चादर लेकर खींच दी है उस नग्न नारी देह पर और कहा है मुझे तुझसे प्यार है, मैं तुझे भोगूंगा, तेरी इस हिस्टेरिया को नहीं। तुम समझते हो कि सिनेमा के सारे पर्दे पर एक नग्न देह को ढक देती हुई चादर उपयुक्त पृष्ठभूमि है समाप्त उभार देने के लिए, या फिर ऐसा कि चादर ढकी नायिका पस्त पड़ी है बिस्तर पर, तुम उठकर चले गए हो उस खुले द्वार की देहरी पर और वहाँ से पलटकर देख रहे हो उसे फ्रीज द एंड। मैं डीडी से सहमत होना चाहता हूँ कि कहानी समाप्त कर देने के लिए यह स्थल उपयुक्त है। प्रेम कहानी तो वास्तव में समाप्त हो चुकी है। प्रेम कहानी के समाप्त हो जाने के साथ ही प्रेम भी समाप्त हो जाता है अथवा नहीं, यह सुधीजनों के माध्यम से सदा सुखद विवाद का विषय रहा। कुछ हैं जो मानते हैं कि प्रेम कालजयी होने का एक दुस्साहसी किंतु कुल मिलाकर दयनीय यत्न है। मानव कितना भी कैसा भी यत्न कर ले, काल सदा प्रेम जयी हुआ है। कुछ हैं जिन्हें प्रेम की अमरता में विश्वास है और वे आग्रहपूर्वक कहते हैं कि किसी न किसी रूप में प्रेम दोनों प्रेमियों के मध्य जीवित रहता है, जो हो कहानी करने पर आधारित होती है। और अगर प्रेम की कहानी शेष हो गई हो तो यह मानने को हम बाध्य हैं कि प्रेम अब निष्क्रिय और निष्काम हो गया है। जीवन के आड़े आएगा नहीं, वह हथेली चुम चुम कर उद्घोष नहीं करेगा जिलेम्बू जिलेम्बू। यूँ अगर आपके पास भी उतना ही फालतू समय हो जितना इस निर्जन बंगले में मेरे पास है, तो आप इस बात का भी विचार कर सकते हैं कि क्या वह निष्क्रिय निष्काम प्रेम ही असली चीज़ नहीं। ऐसी अद्भुत आलस्य, ऐसी गहरी गोपनीयता का मारा प्रेम की कभी प्रिय से यह भी न कह पाए कि मुझे तुझसे प्यार है, किंतु बराबर प्रिय का स्मरण करे, प्रिय की चिंता करे। इस माने में शायद दया बहुत ही आदर्श रीति से डीडी से प्यार करती है और करती रहेगी, पर वह एक अलग प्रेम कहानी है।
संभव है आप उसे घृणा ठहराएं। इधर की कुछ घटनाओं के कारण किंतु घृणा भी प्रेम का ही परिवर्तित विकृत रूप है। इस समय जबकि डीडी एक चादर फैला रहा है बेबी की देह पर, दया बम्बई के किसी प्रसूति गृह में एक और चादर पर छटपटा रही है और सच मानिए डीडी के बारे में सोच रही है। बेबी डीडी की इस प्रेम कहानी के पलीता लग जाने से मैं भी उतना ही विक्षुब्ध हूँ जितना सुखांत विश्वासी पाठक वृंद। विक्षुब्ध ही नहीं, क्रुद्ध भी। मेरा वश चले तो मैं इन आसक्त हाथों से अभी 2 झापड़ नायक के मारा हूँ। मैं उससे कहूँ कि जब तेरे एक प्रिय आंग्ल कवि के शब्दों में प्रेम एक छोटे से कमरे को सर्वत्र का पर्याय बना सकता है, तब तुझे नायिका की यह बात क्यों नहीं समझ में आती कि उसी में तेरा अमेरिका तेरा नया खोजा देश है और जिससे यह नायिका तुझे बांध देना चाहती है मारगांठ लगाकर, वही तो स्वाधीनता की मूर्ति है। तुझे कम से कम यह तो सोचना चाहिए कि परसी हुई थाली को ठुकरा जाने से बड़ा अपमान कोई हो ही नहीं सकता। इसे खा ले, रोक ले उस हाथ को जो चादर खींचने बढ़ा है। शायद खाकर तू इतना तंद्रिल हो जाए कि फिर पूछे कि दिल्ली की इस गली को छोड़कर जाने के लिए कौन सिरफिरा कह रहा था। अगर तू प्यार को आध्यात्मिक मानने का आग्रह कर रहा हो इस क्षण, तो सुकवियों के साक्ष्य से यह जान की आत्मा जिस प्रेम रहस्य की वाचिका है वह काया की पोथी में ही लिखा है, इसे बाँच। किंतु जो अपनी जिन सिम्मच के कहने पर नहीं मान रहा है वह हमारे आपके कहने पर क्यों मानेगा भला? और मान भी जाए तो क्या होगा? डीडी और बेबी के विवाह की परिणति सुखद मौन में हो अथवा दुखद मौन में, मौन तो मौन ही रहेगा ना। क्या हम कल्पना करें कि एक बौद्धिक कलाकार आदि डीडी ही है जो 50 बार अपने सुंदर किंतु सिरफिरी सिर चढ़ी जिद्दी पत्नी बेबी से झगड़ चुका है, जिसे दुख है कि इस विवाह ने मेरे कलाकार की हत्या कर दी है, जिसे एक और कोई समझाती है कि तू तो जीनियस थे हो, पर क्या किया जाए, दुर्भाग्य। क्या हम कल्पना करें कि उपरोक्त विशेषणों से विभूति डीडी उपरोक्त विशेषणों से विभूषित बेबी के साथ विस्मयकारी समंजन में सहजीवन में पड़ा हुआ है और हम आप तमाम अन्य यही पूछ रहे हैं, सच कैसे पड़ा हुआ होगा, यह सच कैसे पड़ी हुई होगी वह इस उबाऊ नरक में। जाने कितनी शरद साथ साथ देखते सुनते जीते हुए ये जो 2 भाई बहन से अगड़म बगड़म जुड़वा से हैं, क्या ये प्रेमी हैं? यह श्रीमती मैत्री तिवारी, जो आप तो जानते हैं कि भाई साहब कितने भोले हैं, ये तिवारी से शुरू होने वाली बातें थोड़ी खीर तो और लीजिए ना जैसी बातों के साथ कहती रहती है। यह श्री डीडी तिवारी, जो वह तो मेरी वाइफ ने मुझे चेता दिया वक्त से, जैसी बातें हजारी प्रसाद द्विवेदी समझे साहब और कुछ नई संस्कृत की मुद्रा हिंदी में बदलवा लेने वाले व्यापारी थे, जैसी बातों के साथ कहते रहते हैं ये प्रेमी है। इससे अधिक उबाऊ जोड़ा हमने तो नहीं देखा, ऐसा कहते हैं लोग बाग। अगर यही आदर्श प्रेमी युगल है तो शास्त्री शास्त्रानी का जोड़ा क्या बुरा हुआ था? प्रत्येक स्थिति में यह जोड़ा दुकेलेपन के छड़ों में आत्मघाती अथवा आत्ममुग्ध मौन का भागीदारी बना हुआ दिखाई देगा हमें। अगर प्यार गूंगा और घुन्ना ही होता हो तो फिर उस पुस्तक मुखी के लिए शास्त्री जी के प्रेम पर महाकाव्य क्यों न लिखे हम। मैं समझता हूँ कि यहाँ सुधीजन आपत्ति कर सकते हैं कि क्या डीडी और बेबी के जोड़े को 2 सुरुचिपूर्ण सहयोगी मित्रों के रूप में नहीं देखा जा सकता। डीडी रसोई में बेबी की मदद करता है, बहुत उत्साह दिखाता है, यह जानने की बुनाई का यह नमूना तुमने कहाँ से लिया? बेबी कलात्मक दुनिया में डीडी की मदद करती है, बहुत उत्साह दिखाती है, यह जानने में कि नामवर ने अज्ञेय के बारे में क्या कह दिया। किंतु पति पत्नी कंपनी लिमिटेड के योग्य साझेदारों के रूप में डीडी बेबी की कल्पना प्रेम पुजारियों को क्या सामान्य पतियों पत्नियों तक को आकर्षक नहीं मालूम होगी। बहुधा देखा गया है ऐसे आदर्श जोड़े से मिलने के बाद अगर कोई पत्नी श्रीमान आदर्श की अपने पति से प्रशंसा करती है तो पति कहता है कि मुझे वह आदमी निहायत बनावटी सतही मालूम हुआ, और अगर पति श्रीमती आदर्श की प्रशंसा करता है तो पत्नी कहती है कि मुझे वह औरत निहायत ओछी बनावटी मालूम हुई। पति पत्नी सहमत होते हैं कि ये आपस में थैंक यू सॉरी कहते रहने वाली पति पत्नी प्रेमी हो ही नहीं सकते। एक शास्त्रीय सी आपत्ति और भी है, जो प्रेमी रह चुके हैं क्या वे साझेदार मित्र बन सकते हैं? क्या प्रेम का स्वर मंद्र कर मैत्री सप्तक मिलाया जा सकता है? यद्यपि इस क्षेत्र में मेरा निजी अनुभव शून्य और परोक्ष अनुभव नगण्य है, तथापि मैं सोचता हूँ कि प्रेम घृणा का रूप भले ही ले ले, उसे मैत्री में परिवर्तित करना असंभव होगा। मैं नायक को चादर खींचने से रोक नहीं पाया। न रोक पाने का अफसोस करना भी कुल मिलाकर बहुत युक्ति संगत जान नहीं पड़ता। मैं उस विद्वान से सहमत होना चाहता हूँ जिसने प्रेम को खसरे जैसा रोग ठहराया है कि जितनी कम उम्र में हो उतना जाए उतना अच्छा। सुधीजन संतोष करते हैं कि डीडी बेबी यौवन की देहरी पर ही इससे निपट लिए। कथा साहित्य में कुछ ऐसा भी आग्रह रहा है कि जो कुछ हुआ उसके लिए कौन कितना दोषी है, इसका निर्देश संकेत रूप में कर दिया जाए। हर कहानी मैं तू और वे की कहानी होती है, और इधर यह अच्छा समझा जाने लगा है कि मुख्य रूप से वे को दोषी ठहराया जाए, क्योंकि मैं और तू अंततः इसी वे की उपज है।
इसी के प्रवक्ता और प्रतिरूप हैं। सुधीजनों को अपेक्षा होगी कि इस वे के विरुद्ध अभियोग पत्र तैयार करते हुए समाजशास्त्र, इतिहास, आनुवंशिकी, मनोविज्ञान, पारिस्थितिक, नेतृत्व, जीवन रसायन, अर्थशास्त्र, कण भौतिक आदि सभी विधाओं का उपयोग किया जाए। ऐसा संकेत मिलता है कि जो मनुष्य ज्ञान के युग में केवल 12 राशियों और 7 ग्रहों में बंधा हुआ था, ज्ञान के युग में असंख्य चीज़ों से बंधा हुआ मान लिया गया है। अतएव डीडी और बेबी में से कौन कितना दोषी है, इस चादर के खींच जाने के लिए, इसका निर्णय करने के लिए हमें असंख्य ऊपरी तौर से असंबद्ध मालूम होने वाले तथ्यों का विचार करना होगा। उदाहरण के लिए हमें देखना पड़ सकता है कि विवेकानंद के विदेश जाकर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कहने और लौटकर भारतीयों को अपने बिलों से बाहर निकालने के लिए ललकारने का इसका कथानक से क्या संबंध है। मालवीय जी का एक म्लेच्छ कन्या को वेद पढ़ाने का गोलमोल आदेश प्रस्तुत गोलमाल के लिए किस हद तक जिम्मेदार है, और स्वयं मालवीय जी द्वारा गोलमोल आदेश दिए जाने के लिए कौन वे उत्तरदायी हैं। अगर डॉक्टर भगवान दास असेंबली में मनुस्मृति पर भाषण करने के लिए वाराणसी ब्राह्मणों को इतना मुंह न लगाते तो क्या यह चादर नहीं खींची जाती। शास्त्री जी के बाल सखा जयशंकर प्रसाद का कामायनी लिखना इस मुख्य घटना के लिए किस हद तक जिम्मेदार है। इन्हीं प्रसाद जी ने बेनिया बाग में सैर के समय मिलते रहने के बावजूद प्रेमचंद जी ने गोदान लिखकर इस तरह चादर खींच जाने की संभावना को कितना प्रशस्त किया है। इस घटना का ऊंचे कुमाऊनी ब्राह्मणों के सूक्ष्म ऊंच नीच से स्ट्रेटिफिकेशन से क्या संबंध है। गांधी जी के कब्ज का इससे कोई संबंध है कि नहीं। नेहरू की योजना भवन में फूटी विकासशीलता भी हमारे लिए विचारणीय हो सकती है। दैन्य के सार्वभौम उप संस्कृत और समृद्ध प्राचीन भारत के संस्कृत का इस चादर पर कितना खिंचाव पड़ा, यह भी सोचना पड़ सकता है। बेबी के इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के साथ साथ हमें डीडी के अनाथ कॉम्प्लेक्स का बृहत्तर परिवार, उच्चतर माता पिता ढूंढने की लालसा का भी विचार करना पड़ सकता है। इस बात की भी आवश्यकता है कि हम किसी निदान संगणक से डीडी और बेबी के खासकर डीडी के सभी हार्मोनों, एंजाइमों और अन्य रसायनों की माप करके यह बताने को कहें कि वे औसत कितने कमती बेसी हैं। दोषी वे के संधान के सिलसिले में सुधीजन मुझे अंततः अनंत प्रश्नों के उत्तर खोज लाने का आदेश दे सकते हैं। मैं लेखक नहीं हूँ। किसी सठियाए पंडित द्वारा कादंबरी शैली में बड़बोली संस्कृत में लिखकर एडवर्ड डी सोफा के स्प्रिंगों में छिपा दी गई एक सामान्य सी मध्यम वर्गीय युवा प्रेम कथा का रूपांतर भर हूँ। और हाँ, स्वयं सठियाए की श्रेणी में आने वाला एक व्यक्ति हूँ जो कभी दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक था। तथापि इस रूपांतर का दोषी होने के नाते मैं चादर खींचे जाने के लिए दोषी वे के संधान में सुधीजनों से सहयोग के लिए प्रस्तुत हूँ। चमत्कारी प्राण शक्ति से संपन्न श्वान की नाई में सुधीजन के फेंके हर टुकड़े की गंध लेकर दिक्काल के हर आयाम में कड़ सूंघता फिरूंगा। अगर वे वैसा न होता तो कैसा होता। सूंघते सूंघते मैं भड़के धमाके तक पहुंचने को प्रस्तुत हूँ। वर्तमान निठल्लेपन में विद्यमान निर्जनता में मुझे यह कल्पना कुल मिलाकर नितांत प्रीतिकर मालूम हो रही है। किंतु सुधीजनों द्वारा बताया गया है कि मेरे मस्तिष्क में मात्र 10 घात 14 सूचनाएं एकत्र करने की क्षमता है। अगर मैं इतनी सूचनाएं एकत्र कर लूं और प्रत्येक सूचना को चादर खींच दिए जाने से संबंध मानूं तो मुझे सुधीजन की गणना के अनुसार 2 करोड़ खंडों वाला उपन्यास लिखना होगा। समय का अभाव किंचित आड़े आ रहा है। क्या यह अधिक सुविधाप्रद नहीं कि जब भड़के धमाके तक पहुंच ही गए हैं तब उसके मत्थे द्वारा दोष क्यों न मढ़ दे जिसने वे बनाए। वह था साबुत दाल का दाना, ब्रह्म बीज, और प्राचीन कथाकारों के अनुसार उसका मन रमा नहीं मात्र वह होने में। इसलिए उसने दाल के दाने को 2 हिस्सों में बांट दिया। पुरुष और स्त्री हो गया। स्त्री ने शून्य कर दिया, पुरुष ने स्त्री को रमण किया। स्त्री ने सोचा जिसने मुझे अपने से ही जन्म दिया है वह मुझसे संसर्ग कैसे कर रहा। अच्छा, तो मैं छिप जाती हूँ। वह नानाविध प्राणियों के रूप में छिपी, उसे भी नानाविध प्राणियों का रूप लेना पड़ा। इसी से सृष्टि हुई। इस लंबे खींचते जाते विषयांतर से आपको जो अधैर्य हो रहा होगा उसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। क्या हम इस बात की भी सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि दाल के दाने के 2 होने अथवा प्रोटीन के हाइड्रोजन बन जाने के बाद से रमण क्रीड़ा के अंतर्गत कैसा विराट विषयांतर होता आ रहा है पिछले 17 गुणा 10 घात 9 वर्षों से। और अभी पता नहीं कितने वर्षों बाद यह सृष्टि सिकुड़नी शुरू होगी। काल उल्टा बहेगा, जीवन यात्रा चिता से गर्भ की ओर होगी। होते होते ब्रह्मांड फिर वही साबुत दाल का दाना बन जाएगा और 100 ब्रह्मवर्ष बाद वही दाना उसी उब से नया सृष्टि क्रम शुरू करेगा। ब्रह्म के विषय वासना जन्य इस विचित्र विराट विषयांतर से अधीर होकर मानव यदि कभी कभी चादर खींच देता है तो क्या आश्चर्य। कदाचित सुधीजन इस सबको लचर पंडिताओं परिहास का नमूना ठहराए। है भी यह लचर पंडिताओं परिहासी, किंतु आज जब 10,000 मेगाटन शक्तिशाली आणविक मृत्यु पृथ्वी पर मंडला रही है, मुझे सन 1957 में बेबी पर डीडी द्वारा खींच दी गई एक चादर का स्मरण करते हुए पंडिताओं परिहास ही सूझ रहा है। मूल लेखक की तरह मैं यहाँ छंदबद्ध विलाप करने में असमर्थ हूँ।
आपके और मेरे 10-10 घात 14-14 स्नायु कोषों द्वारा एकत्र सूचनाओं द्वारा असमर्थ बना दिया गया हूँ। किंतु इस असमर्थता का बगैर छंद का रोना भी क्यों रोए। जहाँ पर शॉर्ट फ्रीज कर दिया गया है वहीं कथा समाप्त मान ले। फ्रीज शॉर्ट से आगे की कल्पना करने की कल्पना मात्र से सिहर उठने की आधुनिक परंपरा का निर्वाह करे, या कि जड़ी भूतकाल को फिर गति दे। मेरे लिए दूसरा विकल्प रुचिकर है, अधिकतर तो इसलिए कि अकेले में मेरा मन रमता नहीं और मैं इन पात्रों के आपके साथ रहना चाहता हूँ कुछ समय और। कुछ इसलिए कि हमें यह देखना होगा कि क्या कहानी की समाप्ति के बावजूद प्रेम बचा रह जाता है और सरस आत्मा में लगे किसी छोटे किंतु पेटू कीड़े की तरह, अथवा बहुत पहले लगाए किंतु अब तक मंद महकते किसी इत्र की तरह। कथा को फिर गति देना इसलिए भी जरूरी है कि प्रेम समाप्त भी मान लिया जाए, तब भी यह प्रश्न शेष रहता है कि क्या वे दो व्यक्ति फिर कभी मिले। बेबी और डीडी मिले हैं 24 वर्ष बाद, यह मुझे मालूम है। मूल कथा लेखक इसी कल्पना करने की स्थिति में था नहीं, उसे होता देखने के लिए मौजूद नहीं था वह। तो आपकी अनुमति से मैं फ्रीज शॉट को गतिमान करके फिल्म आगे चला देता हूँ। नायिका चादर लतियाकर फेंक रही है। नायक का एक हाथ दरवाजे की कुंडी पर है। वह कह रहा है, मैं शास्त्री जी को यह सुझाव दे सकता हूँ, तुझे डॉक्टर दद्दा के पास लंदन भेज दे, वहाँ भी शादी हो सकती है। वे राजी हो तो हम यही कोर्ट में भी शादी कर सकते हैं। वह कह रहा है, किंतु इन शब्दों का स्वाद उसके मुँह में श्राद्ध के प्रसाद जैसा है। नायिका कह रही, ठहर मैं भी आ रही हूँ। वह पहन रही है कपड़े, लगा रही है क्लिप, कांटे, हुक, बटन। नायक उस संसार में घुसा हुआ है जिससे बाहर होने का कभी उसे बहुत कष्ट था, किंतु मुँह फेरे हुए है वह कपड़े पहनती इस नायिका से। नायक नायिका बाहर आए। बरामदे में लॉन में कुर्सी डाले बैठे हैं बूढ़ा बुढ़िया, देख रहे हैं इन्हें प्रत्याशा से। नायिका बुजुर्गाना लहजे में ड्राइवर को बुलाती है और कहती है, साहब को जहाँ कहे वहाँ छोड़ आओ। नायक कहता है कि मुझे शास्त्री जी से विदा लेनी है, उनसे कुछ कहना है। नायिका कहती है, कोई ज़रूरत नहीं हो रही है नमस्कार करने की, कुछ कहने की। इनसे जो भी तेरा संबंध था मेरी वजह से था, मुझसे टूट गया, इनसे भी टूट गया। ड्राइवर साहब को ले जाओ। अरे रोको, कहती है वृद्धा। मैत्रेयी बच्ची, कहता है वृद्ध। बच्ची गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और सीट की ओर इशारा करती है। नायक बैठ जाता है। वह दरवाज़ा भड़ से बंद कर देती है। इधर गाड़ी चलती है और उधर वह इत्मीनान से लॉन में आती है। माँ बाप से बैठ जाने को कहती है, खुद भी बैठ जाती है। उस किताब के पन्ने पलटती है जिसे पिता पढ़ रहा था। फिर कहती है, कुछ ऐसे मानो एक यूं ही सी बात हो। बाबू, मैंने तुमसे एक दिन आकर कहा था मेरी शादी हो गई। आज मैं तुमसे कह रही हूँ उस शादी में मैं विधवा हो गई। छी हो अलिच्छनी, कहती है माता और रोने लगती है। पिता अपनी डबडबाई आंखों से देखता है बच्ची की उन आंखों को जिनमें आंसू होने चाहिए थे पर नहीं है। कहती है बच्ची, जब मेरी वह शादी बच्चों का खेल ठहरी तब बच्चों का खेल ही हुआ मेरा उसमें विधवा हो जाना। इसमें सयानों को रोना नहीं चाहिए। अच्छा बच्ची, अब वह पुस्तक सौंपती है पिता को और कहती है, मुझे पढ़ाओ बाबू, विधवाओं को पढ़ाते हैं कहाँ। मैत्रेयी को शास्त्री जी ने पढ़ाया, उसे विधवा मानते हुए पढ़ाया कि नहीं, इस पर अधिकार पूर्वक कुछ कह नहीं सकता। पुत्री मानकर निश्चय ही नहीं पढ़ाया, इतना जानता हूँ। शिष्या मानकर चले वह उसे। यह उनके पढ़ाने का ही प्रताप रहा होगा कि स्मृति मैत्रेयी अब वह किसी को भी यह अधिकार नहीं देती कि उसे बेबी कहे, अपनी माँ को भी नहीं। विद्या क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करती गई। हाई स्कूल इंटर तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। उस बालिका को बीए में द्वितीय और एमए में प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। भक्ति और रस सिद्धांत पर उसका शोध प्रबंध पीएचडी से सम्मानित हुआ। लोग कहते हैं कि इस प्रगति का श्रेय विद्या क्षेत्र में शास्त्री जी की राजनीतिक सत्ता का था, किंतु लोगों की बातों का मुझे कोई विश्वास नहीं रह गया है। कभी कभी तो मुझे अपनी ही बात का विश्वास नहीं होता। अस्तु, एक क्षण को मान भी ले कि एमए में उसके नंबर बढ़वाए गए और उसका शोध प्रबंध लगभग पूरा का पूरा उसकी गाइड ने ही लिखवाया, तब भी यह समझ सकना मुश्किल है कि बैडमिंटन और संगीत में मैत्रेयी किस राजनीतिक सत्ता के प्रताप से आगे बढ़ी। बैडमिंटन में वह राज्य चैंपियन बनी और अखिल भारत प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर रही। वह न केवल उच्च स्तरीय गायिका के रूप में प्रतिष्ठित हुई, बल्कि उसने शास्त्रीय संगीत पर अधिकारी लेख और ग्रंथ रचे। यह कहना तो शायद ठीक न हो कि वह पंडिता हो गई। देखते देखते इतना जरूर है कि वह अपने पिता द्वारा और स्वयं अपने द्वारा संग्रहित पोथियों का कुशल उपयोग करना सीख गई।